तो अभी हम एक बहुत ही टॉप चीज के बारे में बात करना शुरू किया, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, गेट में ये अभी स्पेशली मेंशन किया, और जब भी ऐसे कोई चीज स्पेशली मेंशन करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इसका क्वेश्चन तो आएगा। मतलब आपका जो है यहां से वन क्वेश्चन, जो 65 क्वेश्चन है वहां से वन क्वेश्चन तो इससे बनेगा। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा जो मेट्रोलॉजी का सिलेबस में ऐड कर दिया गया, दैट इज कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। एक्चुअली इसको जितना आप सिंपल मशीन समझ रहे हो उतना सिंपल मशीन ये नहीं है। ये ऐसा मशीन है जो 3D मेजरमेंट कर लेगा, और 3D मतलब हर चीज का जियोमेट्री ये मेजरमेंट कर सकता है। और जियोमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट, मतलब कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं, एक आपका हजार पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेजर करता जाएगा। जैसे आपने कोई भी वर्क पीस दे दिया, एक वर्क पीस, इसको वर्क पीस रखा, इसका हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेजरमेंट कर करके चला जाएगा। आपने बोला मेरा 2-2 माइक्रोन डिस्टेंस में मेजरमेंट करो, तो इससे पूरा जो वर्क पीस का 2-2 माइक्रोन डिस्टेंस में मेजरमेंट कर करके चला जाएगा। ऐसा मशीन है, इसलिए बहुत ही टॉप मशीन है जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। मतलब बहुत ही सिंपल से इसका सिंपल मशीन भी होता है और एकदम सोफिस्टिकेटेड मशीन भी होता है। तो इसके चक्कर में हमें जो है इसको पढ़ना पड़ेगा बहुत आसान, मतलब टॉप तरीका से। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें याद रखना है कि क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द फिजिकल जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो बात मैंने किया इस बात को एकदम खून में घुसाओ और इसको एकदम याद रखो, इसी से क्वेश्चन बनाया। जो सीएमएम इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द फिजिकल जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको जो लगता है कि ओनली कोऑर्डिनेट मेजरमेंट करेगा, ऐसा विषय नहीं है ना। क्या नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट एक पॉइंट करेगा, बट वो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेजरमेंट करता है ना। जैसे हमने बोला ये हमारा वर्क पीस है, दिस इज आवर वर्क पीस, तो हमने बोला इस वर्क पीस का सीएमएम से मेजरमेंट है, तो सीएमएम से ऐसा नहीं कि पॉइंट मेजरमेंट करेगा। ये ऐसा नहीं होता एक पॉइंट का मेजरमेंट करके खुश हो गया, ये हर पॉइंट का मेजरमेंट कर करके जाएगा। आपने बोल दिया कि 2 माइक्रोन डिस्टेंस में हमें रीडिंग चाहिए, तो उसका प्रोब ऐसे मूव कर करके जाएगा, इसके ऊपर से मूव करके जाएगा, और हर 2-2 माइक्रोन डिस्टेंस में रीडिंग वो एक्वायर करता जाएगा। तो ऐसा मशीन है ये। तो इससे क्या मिलेगा ना, इससे हमें जो मिलेगा दैट इज जियोमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, मतलब दैट इज ए क्वेश्चन कि आपका सीएमएम जो है इसका नाम से और काम से थोड़ा डिफर करता है कि सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरमेंट करता है, बट कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं करता है, वो किसी भी पॉइंट का करता है। और अगर हम कभी मेजरमेंट भी करता है तो एक पॉइंट का नहीं करते, एक वर्क पीस का कोऑर्डिनेट मेजर कर करके चला जाता है। तो उसके चक्कर में हम पूरा वर्क पीस का जो जियोमेट्री है, जियोमेट्रिकल फीचर है, वो हमें पता चल जाता है, वो हमें पता चल जाता है। तो इसलिए आपको बोलेंगे जियोमेट्रिकल फीचर, जब भी बोलेगा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, आप बोलोगे ये जियोमेट्रिकल फीचर जो है वो मेजरमेंट करता है, जियोमेट्रिकल फीचर जो है वो मेजरमेंट करता है। दिस इज वन क्वेश्चन होता है। दिस मशीन में बी मैनुअली कंट्रोल्ड और इट में बी कंप्यूटर कंट्रोल। तो आज के जमाने में हम कंप्यूटर कंट्रोल में चले जा रहा है और ज्यादा हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, हमने कैम जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, सिम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब में चले गए। तो उसके चक्कर में एक कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर कंट्रोल वाला जो मशीन है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये सीएमएम आपका दोनों टाइप का होता है, एक मैनुअली कंट्रोल्ड भी होता है और आपका कंप्यूटर कंट्रोल भी होता है। दोनों टाइप का सीएमएम आज के जमाने में हमारा धरती में अवेलेबल है, जो हमारा धरती में दोनों टाइप का जो है ये अवेलेबल है। फिर बोलता है कि मेजरमेंट, जो आपका मेजरमेंट है, ये जो आपका मेजरमेंट है कि कैसे है, आर, ये जो आपका मेजरमेंट होता है आर डिफाइंड। अब देख लो, जो मेजरमेंट्स आर डिफाइंड बाय अ प्रोब। ये जो प्रोब है, प्रोब ये बहुत ही टॉप चीज है कि आप जो मेजरमेंट करते हो उसमें प्रोब रहता है, ठीक है, ये आपका प्रोब रहता है। वो प्रोब क्या करेगा, उसके सरफेस के ऊपर चलता जाएगा।
ठीक है, अटैच्ड टू 3 मूविंग एक्सिस ऑफ द मशीन। ये बात भी ध्यान रखें कि हमारा जो है 3 मूविंग एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हमारा 3 मूविंग एक्सिस है, 3 हमारा मूविंग एक्सिस है। तो कभी भी अगर बोला जाए बताओ आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो है वो काम कैसे करता है, आप बोलोगे देखो हमारा 3 एक्सिस है उसमें मशीन मूव करता है, एक्स वाई जेड एक्सिस में मशीन मूव करता है। अब उसके बाद एक हम प्रोब लगा के लगेंगे, एक प्रोब लगा के रखेंगे। वो प्रोब क्या करेगा, वो मेजरमेंट करेगा, ठीक है, प्रोब मेजरमेंट करेगा। तो आपका ये बात ध्यान रखे, एक्चुअली ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आया कहां से ना, ये जो आपका मशीन है उसका एक्स वाई जेड 3 में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, और जो प्रोब है उससे हमारा 3 आता है, तो टोटल 6 होगा। तो आपका जो जब भी बोला जाएगा कि कैसा मेजरमेंट करता है, आप बोलोगे ये तो 3D मेजरमेंट करता है, 3D मेजरमेंट, एक्चुअली 3D मेजरमेंट करता है, बट इसमें हम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें लेके आया। कैसे लेके आया ना, एक्स वाई जेड आपका 3D तो ऐसे ही हो गया, उसका जो मशीन मूव करता है। ये जो आपका प्रोब है उसको भी मूव कराने के लिए हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया। टोटल में इसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसके चक्कर में हर जगह में पूछ सकता है। तो आपका जो वर्क पीस होगा उसका हर लोकेशन में पूछ सकता है। तो बोला अच्छा ये प्रोब जो है वो अटैच रहेगा इसका मशीन के साथ, जो आपका मशीन है उस मशीन के साथ प्रोब अटैच रहेगा, ठीक है, जो उस मशीन है मशीन के साथ प्रोब अटैच रहेगा। प्रोब्स में भी ये बात ध्यान रखिए, जो हम प्रोब्स का बात कर रहा है वो किस किस वैरायटी का प्रोब्स होता है। मतलब देखो प्रोब्स में भी हम मैकेनिकल प्रोब्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रोब्स भी इस्तेमाल करता है, जो मतलब सरफेस के ऊपर से टच करके, मतलब कॉन्टैक्ट वाला प्रोब, इसको नॉन कॉन्टैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट वाला प्रोब होगा, तो टच कर करके सरफेस के ऊपर टच कर करके जाएगा, ऐसा प्रोब भी है। वो दिखाऊंगा, सारे का इमेज मैंने रखा हूं। ऑप्टिकल प्रोब भी है, ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट से काम करेगा, ठीक है, ऑप्टिकल प्रोब होता है लाइट से काम करेगा, बट लाइट लेजर को दोनों को हम ऑप्टिकली बोलते हैं, लाइट को भी ऑप्टिकल बोलेंगे, लेजर को भी हम ऑप्टिकली बोलेंगे। फिर आपका लेजर का जो डायरेक्ट प्रोब होता है, लेजर से एकदम लेजर से काम करेगा, ऐसे प्रोब भी हमारे पास अवेलेबल है। व्हाइट लाइट का प्रोब है, जैसे आपका जो ऑप्टिकल बोल रहा है उसके अंदर दोनों ही आएगा, आपका व्हाइट लाइट का प्रोब भी आएगा और लेजर वाला प्रोब भी आएगा। एंड उसके बाद में और भी करता है, जैसे आपका कैपेसिटिव वाला प्रोब हम इस्तेमाल करता है, ठीक है, कैपेसिटिव वाला। फिर होता है एलवीडीटी वाला, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बोला था सब का नाम। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे जो चीज है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम प्रोब बनाएंगे एंड उस प्रोब को यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखें, प्रोब जो है कौन कौन सा वैरायटी का होता है, ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का डेफिनेशन क्या होगा, इतना जो हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद आपको क्या मिला कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का डेफिनेशन क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है उसका डेफिनेशन क्या होगा ना, उसमें बोलेंगे देखो डेफिनेशन जो होना चाहिए, जो डेफिनेशन होना चाहिए, ए मशीन, इसमें जो डेफिनेशन होना चाहिए, ए मशीन व्हिच टेक्स रीडिंग इन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको बोला था जो रीडिंग लेता है वो कौन सा होता है, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। किसी भी 3D चीज का अगर मेजरमेंट करोगे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको चाहिए, आप 3D मेजरमेंट करोगे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सब आपने जो थ्योरी मशीन में पढ़े हो कि दुनिया में जो धरती का जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अगर फ्री ऑब्जेक्ट है तो उसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसलिए ए मशीन व्हिच टेक्स रीडिंग इन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिस्प्लेस दिस रीडिंग्स, पहले ध्यान रखिए रीडिंग्स, ए रीडिंग नहीं है, रीडिंग्स, तो आपका रीडिंग नहीं है, दैट इज रीडिंग्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। जो आपका डेटा है वो मशीन एक्वायर कर रहा है, उसके बाद हमें मैथमेटिकल फॉर्म में डेटा भेजेगा, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है उस सिस्टम को ये डेटा भेजेगा। जैसे आपने बोला ये आपका वर्क पीस है, इसका हर 2 माइक्रोन के बाद एक एक डेटा लेना है, तो ये क्या करेगा, हर 2-2 माइक्रोन के बाद आपका प्रोब चलेगा और वहां का डेटा रीड करेगा, रीड करके उसको भेजेगा। अब भेजेगा किसको ना, भेजेगा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो होता है उस सिस्टम को भेज देगा कि ये हमारा डेटा है। अब वो उस डेटा लेके क्या करेंगे वो उसका मर्जी, ठीक है, सिस्टम क्या करेंगे उसका मर्जी है, लेकिन हमारा जो है ये काम है। तो बोले अच्छा ये आपका डेफिनेशन है कि मशीन व्हिच टेक्स रीडिंग इन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड डिस्प्लेस दिस रीडिंग्स इन मैथमेटिकल फॉर्म इज नोन एज CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। जिसको भी लग रहा है कि ये हमारे पास तो है नहीं क्योंकि न्यूली एडेड टॉपिक है और आपको जो मैं मटेरियल दिया हूं
वो हमारा जो है प्रीवियस तक जो था सिलेबस में। तो अभी ये न्यूली एडेड टॉपिक है, तो ये आपका जो पीपीटी आप देख रहे हो इसका हैंड्स आउट आपको मिलेगा, ठीक है, इसका हैंड्स आउट मैं भेजूंगा, तो इसका हैंड्स आउट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका हैंड्स आउट जो है वो कहीं पे किसी को देना नहीं है, ये बात ध्यान रखे। ये न्यूली एडेड टॉपिक है, इसमें सारे दुनिया में सारा लोग जो है दुखी होके घूमेंगे, तो हम चाहते हैं कि इसका एडवांटेज आपको मिले, तो आप जबरदस्ती इसको डिस्ट्रीब्यूट न करें, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है ये ऐसा तोप चीज है जिसमें मतलब अच्छा करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा बात है कि अगर कोई भी किताब खोलेंगे तो सीएमएम जो मिलेगा उसमें पढ़ने के बाद धुआं देखेंगे पता नहीं क्या है और क्वेश्चन कुछ और बनेगा। तो हम उस तरह से आपको पढ़ा रहा है जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा, जैसे क्वेश्चन आज तक आया है, आता है, आएगा, उस एक्सपीरियंस से क्वेश्चन का फॉर्मेट के हिसाब से हमने इसको बनाया, तो उसके हिसाब से आपको बहुत सारे एमसीक्यू भी मैं बना के दिया। तो ये सब जो चीज है आपको क्या करना है ना, आपको इसको जो है यूज करना है, बट यू डोंट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। ऐसा नहीं था मैंने सारा दुनिया में सारा बंदा को हम जाए ये भेजते जाए, ये आपके लिए हम इसका हैंड्स आउट देंगे, ठीक है। दिस इज नॉट जेरोक्स, जेरोक्स करने लायक नहीं रहेगा, ये आपका जो देंगे वो जेरोक्स करने लायक नहीं रहेगा, भी ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका सॉफ्ट कॉपी का सॉफ्ट कॉपी रहेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें, जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, a machine which takes reading in 6 degrees of freedom and displays this reading in mathematical form is known as coordinate measuring machine। ये हमारा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, इट इज ऑटोमेटिक, मतलब पूरा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें जो बात आपको ध्यान रखना है, ये जो पूरा चीज आप देख रहे हो, ये जो पूरा चीज आप देख रहे हो, ये आपका साइलस और प्रोब जो है उसके साथ जो अटैच, प्रोब में अटैच किया जाएगा, प्रोब में इस चीज को अटैच किया जाएगा। और ये जो छोटा सा गोल सा चीज है इसको हम बोलते हैं स्टाइलस, और उसके लिए हमें अटैचमेंट चाहिए, स्टाइलस का अटैचमेंट है, दिस इज स्टाइलस, दिस इज रिक्वायर्ड। अब जाके बात हो रहा है कि ये जो स्टाइलस है वो डिफरेंट वर्क पीस के लिए डिफरेंट टाइप का स्टाइलस लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो देखा जाए तो आपका क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे हो रहा है, किस तरह से जुगाड़ चल रहा है। जैसे ये देखो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइप का स्टाइलस चाहिए, तो उसके लिए हमने उसको स्टाइलस पकड़ने के लिए हमें होल्डर चाहिए, तो हमने होल्डर लिया फिर स्टाइलस ले लिया। ये आपका ये जो पूरा सिस्टम इसका नाम है ऑटोमेटिक स्टाइलस चेंज यूनिट, ठीक है, वहां से हमने लेके गए। अब हमारा वर्क पीस यहाँ पे है, तो उसको थोड़ा सा जूम करके अभी वीडियो में दिखाएगा कि ये हमारा वर्क पीस है। वर्क पीस को हमें 3D कोऑर्डिनेट उसका पता करना है, 3D कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। तो ये हम क्या कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आपका जो स्टाइलस है, जैसे ही हमारा स्टाइलस है वो सरफेस को टच करेगा, टच करने के टाइम में देखो लाल लाइट जलेगा और एक बीप साउंड आएगा। ये आपका मशीन है, ये मशीन में से टुंग 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 करता रहता है कि हाँ यहाँ पे टच किया। तो ऐसे करके मूव किया, मूव करने के बाद जैसे सरफेस को टच करेगा तो उसमें एक बीप साउंड भी आएगा और वहां पे लाल लाइट जलेगा। उस टाइम में रीडिंग ले लिया। अब ये क्या किया, डिफरेंट लोकेशन का रीडिंग ले रहा है, ये डिफरेंट लोकेशन का, डिफरेंट पॉइंट का रीडिंग ले रहा है। अब ये डिफरेंट पॉइंट का रीडिंग ले रहा है, तो मतलब ऐसा है कि जो आपका वर्क पीस है उसका वर्क पीस का जो जो पॉइंट आपने स्पेसिफाई कर दोगे उस पॉइंट का जो है रीडिंग ले रहा है, जियोमेट्री, 3D जियोमेट्री। अब आपने बोला नहीं मेरा जो है इस सरफेस का नहीं उधर लगा चाहिए, तो उस तरफ में भी कर पाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने बोला कि मुझे पूरा सरफेस का रीडिंग चाहिए, अब पूरा सरफेस में तो इन्फिनिट पॉइंट है, मतलब इन्फिनिट पॉइंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ये आपका जो पूरा पेरीफेरी है, अभी थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा, देखो इसको थोड़ा बड़ा करेगा कि जो पूरा पेरीफेरी है, पूरा पेरीफेरी है जब घूमता रहेगा, तो पूरा पेरीफेरी में जब घूमता रहेगा तो 2-2 माइक्रोन 5-5 माइक्रोन डिस्टेंस में हमारा डेटा आएगा। मतलब ये हमारा एक प्रोब का काम, एक स्टाइलस का काम हो गया कि हमें दूसरा टाइप का स्टाइलस चाहिए जिसमें हमें दूसरा टाइप का करेंगे, मतलब मेजरमेंट दूसरा टाइप का वर्क किसका करेंगे, तो उसके कारण हमने दूसरा टाइप का इसमें स्टाइलस ले लिया। ये आपका स्टाइलस, ये ऑटोमेटिक स्टाइलस चेंज यूनिट जो आपके सामने है, ऑटोमेटिक स्टाइलस चेंज यूनिट, ठीक है, ये गया। आपके जो है एक डिफरेंट पॉइंट का, अभी भी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट मेजर कर रहा है, इसका डिफरेंट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेजर कर रहा है। और आपने देखना जैसे ही वो टच करते हैं तो लाइट जलेगा, ठीक है, और लाइट जलेगा और उसका जो है एक बीप साउंड आएगा। तो यहाँ पे साउंड तो नहीं हमारे पास है, तो उसमें से लाइट जला आपको दिखाई देगा। अब जाके जो है कि ये देखो, ये जैसे पूरा पेरीफेरी में घूम रहा है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट पॉइंट का रीडिंग लिया, देख लो पूरा पेरीफेरी में घूम रहा है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट पॉइंट का रीडिंग ले लिया। तो क्या किया ना, उसका पूरा पेरीफेरी में मान लो 2-2 माइक्रोन डिस्टेंस में, 5-5 माइक्रोन डिस्टेंस में वो नंबर ऑफ डेटा ले लिया और वो नंबर ऑफ डेटा भेज दिया। तो जैसे ही भेज दिया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है
वो इसका पूरा पेरिफेरी का जो है जैसे 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 इसका कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से इसका पेरिफेरी कैसा है वो पता कर लेगा ना। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो ये क्वेश्चन हमारा गेट 2014 में आया था। आप बोलोगे 14 में तो सिलेबस में ही नहीं था, क्यों आया था? नहीं, यही तो सबसे असली बात होता है। ये आज के जमाने में बोल रहा है कि हम सीएमएम ऐड कर दिया, बट जो 2014 था उस टाइम में ये बोला नहीं था हम सीएमएम ऐड कर दिया, ऐसे ही ऐड कर दिया, मतलब कोई बात नहीं। तो इसलिए जो जिसको लगता है कि हमारा जो है जो सिर्फ जो सिलेबस में लिखा है उतना पढ़ूंगा, वो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर लोगे। क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो उस टाइम में किताब से बनाता है, और किताब से जब बनाता है वो लोग ऐसे नहीं होता है कि सिलेबस में है कि नहीं है। तो इसके चक्कर में क्या होगा, कोई वो सिलेबस का बाहर भी क्वेश्चन दे देगा। तो ये अभी आपको पता चला सिलेबस का बाहर था, लेकिन ये मंडल का जुगाड़ है। मंडल का जहाँ पे जुगाड़ है वहां पे आपको जो 276 पेज का मटेरियल हम बना के दिए थे उसके अंदर में ये होगा, बट वो बहुत बेसिक चीज होगा। जितना क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलेगा ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज तो आ ही सकता है। मतलब क्या बेसिक चीज है ना, इसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज बेसिक क्वेश्चन, कि आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज वाइडली यूज्ड टू चेक एंड कैलिब्रेट जियोमेट्रिक फीचर। अभी आपने वीडियो देख लिया, आपको पता चल गया सीएमएम कैसे फंक्शन करता है। तो जियोमेट्रिक फीचर ऑफ मशीन टूल्स ड्यूरिंग देयर असेंबली। तो आपका जो है जियोमेट्रिक फीचर जब बोलेंगे, मैं इसलिए बार बार बोला था, जो आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है वो जियोमेट्रिक फीचर जो है चेक करता है। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो इसके केस में हमारा आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है, जो अभी हम बात करेंगे कि सीएमएम जो मशीन है उसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो आपका मशीन है उसमें मेनली 4 चीज होता है। तो सीएमएम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स, ओनली 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, ओनली 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 4 टाइप ऑफ एलिमेंट से पूरा मशीन बना है। सबसे पहले होता है मेन स्ट्रक्चर, दिस इज मेन स्ट्रक्चर, जो मैं तब से बता रहा था कि आपको एक्स वाई एंड जेड 3 axis movement. For this 3 axis movement, main structure is needed, that is which include 3 axis of motion. This is x, y, z axis motion. For x, y, z axis motion, this is required, that is main structure. This is x, y, z. This is x axis motion, this is y axis motion, and this is z axis motion. For this 3 axis motion, we need main structure. तो दिस मेन स्ट्रक्चर, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है उसका काम वही होगा। एक के बाद एक हम दिखाते जाएंगे, आप निश्चिंत रहे, ठीक है। दूसरा होता है प्रोबिंग सिस्टम, जो अभी आपको दिखा रहा था प्रोबिंग सिस्टम। एक आपका स्टाइलस रहेगा, उसमें प्रोब रहेगा, उसके ऊपर स्टाइलस रहेगा। वो आपका पूरा कहानी, पूरा जो सिस्टम बनेगा उसका नाम हो जाएगा प्रोबिंग सिस्टम, जो आपका उसके वर्कपीस को टच करने के लिए जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट भी होता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज मशीन कंट्रोल एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आपका जो प्रोब से डेटा आ रहा है उसको कौन उसको एक्वायर करेगा एंड उस डेटा को यूज कौन करेगा, तब जाके हमारे पास आ गया मशीन कंट्रोल एंड हार्डवेयर, ये भी चाहिए। नेक्स्ट होता है दैट इज सॉफ्टवेयर फॉर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री एनालिसिस। मतलब आपके पास जो भर भर के डेटा आता जा रहा है, वो डेटा तो मशीन कंट्रोल से कंप्यूटर हार्डवेयर अंदर आ गया। अब उस डेटा को लेके करना क्या है, हमें जनरेट करना है, वो सरफेस हमें जनरेट करना है कि ऐसे करके एक सरफेस में डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट लोकेशन में डेटा ले लिया। अब ये डेटा को लेके करे क्या, उस डेटा को एनालिसिस करना है। तो उसके चक्कर में 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एनालिसिस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको कभी बोला जाए बताओ एक आपका जो सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है उसमें क्या क्या पार्ट्स है, आप बोलोगे 4 पार्ट में होता है, ठीक है। इसमें 4 पार्ट होता है। तो ये आपका 4 चीज है, मेन कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन। फिर जाके इसको हमने अगर इसमें ठीक से देखे कि हमारे पास सबसे पहले ये आपका टेबल है, ठीक है। ये आपका बेस है, मतलब कुछ भी बेस के ऊपर हम रखते हैं, ये आपका टेबल है। जिस टेबल के ऊपर आपने वर्कपीस रखा, तो इस टेबल के ऊपर आपने वर्कपीस रखा, दिस इज आवर वर्कपीस। आप इस वर्कपीस को टच करें, नॉन कॉन्टैक्ट भी है, जैसे लेजर है, लाइट है, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट बट कॉन्टैक्ट हो सकता है, दिस इज प्रोब।
ए प्रोब जाके उसको टच करेगा। ये आपका होता है प्रोब कैरिंग टूल, जो आपको दिखा रहा था अभी वीडियो में। प्रोब होता है, उसके बाद जो लास्ट वाला होता है वो स्टाइलस होता है, उसको प्रोब कैरिंग टूल है, ठीक है। ये आपका कंट्रोलिंग मशीन हो गया, इसको प्रोब को मूव कराने के लिए जो कंट्रोल करेगा। फिर आपका जो है पूरा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, एंड जो आपका कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के अंदर रहता है सॉफ्टवेयर। तो ये आपका टोटल सिस्टम है कि आपका जो मशीन है, आपका जो सीएमएम मशीन है उसका कंपोनेंट्स। तो अभी हम इसका मेन स्ट्रक्चर का बात करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर? मेन स्ट्रक्चर का बात करेंगे। तो मेन स्ट्रक्चर में होता है हमारा कैंटिलीवर। ऐसे बहुत सारे अभी एक के बाद एक आएगा, पहले हम बात करेंगे कैंटिलीवर। एक्चुअली कैंटिलीवर वाला जो सीएमएम है ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए फ्लोर स्पेस हमारा कम लेगा। देखो मशीन, ये जो मशीन आप देख रहे हो बहुत ही छोटा साइज का है ना, छोटा साइज का है, तो इसके चक्कर में इसको हम यूज कर सकता है, तो छोटा फ्लोर स्पेस लेगा। सबसे बात इसका खुशी का विषय है। और वर्क पीस यहाँ पे आप जो है इस तरफ खुला रहने का, चारों तरफ में खुला है, एक तरफ में आपका सपोर्ट है, बाकी चारों वर्क पीस कैसे भी घुसाया जा सकता है। सो ईज ऑफ एक्सेस बोलेंगे। अच्छा, कैंटिलीवर वाला जो स्ट्रक्चर है उसका एक्सेस बहुत ही ईजी है। ईज ऑफ एक्सेस बहुत ही ईजी है, लेकिन उसका फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट कम है। ये सब सारे इसका बहुत खुशी का विषय है। तो इसमें होता कैसे है ना, ये जो चीज है इसमें एक एक्सिस इस तरह में चलेगा। आप इसमें डायग्राम में देखो कि ये जो आपका ऊपर में, इसके ऊपर में ऐसे ऐसे आपका एक एक्सिस में ये मूव कर सकता है, एक एक्सिस में, ठीक है। और ये जो वर्टिकल वाला ये जो चीज यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव करेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? जेड एक्सिस। तो ये जो आपका ये जो प्रोप है, ये प्रोप इसके ऊपर ऐसे ऐसे हो सकता है ना, ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस। फिर ये जो आपका वाई एक्सिस है इस तरफ में काम करेगा, दैट इज वाई एक्सिस। इधर वाला जो मूव करेगा इस तरफ में हो जाएगा, दैट इज वाई एक्सिस। तो ऐसे हो जाएगा वाई एक्सिस। तो ऐसे 103 एक्सिस में ये हमारा मूव करेगा, ठीक है। अब जाके जो हमें बात करना है, इसमें जो हमने जो अभी हिंदी में बोला उसको इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि क्या है ना, सबसे पहला वाला द वर्टिकल प्रोब्स मूव्स इन द जेड एक्सिस। जो आपका वर्टिकल वाला अभी जो बोल रहा था वो कब जेड एक्सिस में मूव करता है। कैरिड बाय कैंटिलीवर आर्म, जो कैंटिलीवर आर्म आपको दिखा रहा था वो वाई एक्सिस। तो अभी आपको दिखा रहा था डायग्राम, भूल मत जाना, जो डायग्राम दिखा रहा था, जो कैंटिलीवर वाला जो पोर्शन है वो आपका वाई एक्सिस पैदा करता है। जो कैंटिलीवर वाला पोर्शन है वो आपका वाई एक्सिस पैदा करता है, बताओ वाई एक्सिस पैदा करता है, ठीक है। दिस आर्म ऑल्सो मूव्स लेटरली थ्रू द एक्स एक्सिस। तो आपको एक्स एक्सिस में मूवमेंट किस तरह से करता दिखा दिया। तो आपका 3 एक्सिस मूवमेंट करने के लिए हमारा कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है। बट इसका जो सबसे एडवांटेजियस पॉइंट है वो क्या है ना, इसमें होता है फिक्स टेबल। जो आपका फिक्स टेबल होता है, टेबल आपका इसमें फिक्स रहता है, अलाउस गुड एक्सेसिबिलिटी। जो मैं बार बार बोल रहा था, गुड एक्सेसिबिलिटी टू द वर्कपीस, ये बात तो है ही। एंड स्मॉलर फ्लोर स्पेस, जो आपका रिक्वायरमेंट होगा स्मॉलर फ्लोर स्पेस, तो फ्लोर स्पेस का रिक्वायरमेंट भी इसका कम होता है, फ्लोर स्पेस का रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज जो प्रॉब्लम है कि दुनिया में कोई भी ऐसे कैंटिलीवर होता है ना, डिफ्लेक्शन होगा। ये सब पढ़ोगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स में कि कैंटिलीवर जो होता है उसका हमेशा डिफ्लेक्शन होगा। कहीं भी धरती में जो जितना भी आप स्ट्रॉन्गर कैंटिलीवर बनाओ, जितना भी स्ट्रॉन्गर आप कैंटिलीवर बनाओ, जितना भी स्ट्रॉन्गर, वो डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। और डिफ्लेक्शन होने के चक्कर में ये जो आपका चीज है इसमें डिफरेंस क्रिएट होगा, इसलिए आपका बेंडिंग, इसका डिफ्लेक्शन होगा। मतलब बेंडिंग कॉस्ट बाय द कैंटिलीवर डिजाइन। इसलिए बहुत बड़ा साइज का आप नहीं बना सकते। इसलिए देखिए कैंटिलीवर जो है छोटे छोटे मशीन नहीं तो मीडियम मशीन, लार्जर मशीन में नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे मशीन में लगता है, नहीं तो मीडियम मशीन में लगता है। लार्जर मशीन में इसको कैंटिलीवर सिस्टम हम नहीं लगाते हैं, लार्जर मशीन में कैंटिलीवर नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखें। फिर आपका जो पॉइंट है ध्यान रखना है कि ये कैंटिलीवर design offers a long table with relatively small measuring ranges in the other two axes। तो आपका बोलेंगे अच्छा ये आपका रिलेटिवली स्मॉल मेजरिंग रेंजेस देता है, क्योंकि कैंटिलीवर वाला ज्यादा लंबा नहीं हो सकता ना, कैंटिलीवर वाला ज्यादा लंबा नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो रेंजेस है वो स्मॉल होता है, ठीक है। रेंजेस जो है वो आपका स्मॉल होता है। सुटेबल फॉर मेजरिंग लॉन्ग थिन पार्ट्स। तो लॉन्ग थिन पार्ट्स कैसे घुसेगा ना, उसके बाद ध्यान रखे कि ये जो आपका कैंटिलीवर वाला डिजाइन है, जो आपका कैंटिलीवर वाला डिजाइन है उसमें थोड़ा सा देखा जाए दोबारा डायग्राम को। इसमें क्या होता है कि इधर वाला खुला होने के कारण एक वर्क पीस अगर बहुत बड़ा भी है उसका रेंज उतना नहीं है, इतना तक ही आएगा,
इतना तक ही आएगा। लेकिन वर्क पीस कितना भी बड़ा है हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उस वर्क पीस को घुसाएंगे, उस तरफ वाला जो जिस तरफ हमें मेजरमेंट है उतना तरफ वाला हम टेबल के अंदर घुसा देंगे ना। इसलिए हमने बार बार बोला था इज एक्सेस है इसका, एक्सेस इज वेरी वेरी इजी। इसको पहुंचाना वर्क पीस को उसका टेबल में पहुंचाना इट इज वेरी वेरी इजी। इवन ही टेबल से बड़ा वर्क पीस को भी एकोमोडेट कर देगा, क्योंकि आपका मेजरमेंट नहीं हो पाएगा बाहर जगह में, बट वो तो वर्क पीस तो घुस जाएगा। जैसे वर्क पीस हमारा इतना बड़ा वर्क पीस है, इतना तक घुसाया, इतना तक, जैसे इतना बड़ा वर्क पीस है, इतना तक घुसाया, इतना तक घुसाने के बाद इधर में मेजरमेंट किया, फिर उल्टा तरफ घुसाया, तो मेजरमेंट होगा ना उस तरह से। तो इसके चक्कर में बोलता है इसका रेंज कम है, लेकिन इसका जो लॉन्ग वर्क पीस के केस में भी हम मेजरमेंट कर सकता है। ये आपका हो गया कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। हाँ, अब जो आ रहा है ये हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है, ये होता है हमारा ब्रिज टाइप। जो ब्रिज टाइप है इसको बोलता है मोस्ट पॉपुलर मोस्ट कॉमन। मतलब आपका जहां भी देखोगे मोस्ट वाली आपको यही मशीन मिलेगा, यही मशीन मिलेगा। इसमें मतलब मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्टली यूज्ड बात है। मोस्टली यूज्ड, वाइडली यूज्ड सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों ना, इसका जो है बहुत ही ज्यादा इसका रिजिडिटी है, इसलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है। कैसा रिजिडिटी है ना, इसमें देखो आपने ऐसे करके एक ब्रिज बनाया, इस तरह से एक ब्रिज बनाया, इस तरह से दिस इज ब्रिज। तो आपने ऐसे करके एक ब्रिज बनाया, थोड़ा सा इसका ब्रिज बना दिया जाए, तो ऐसे करके ब्रिज बना दिया, दिस इज आवर ब्रिज। अब आपने जुगाड़ लगा ये पूरा के पूरा ब्रिज जो है इस एक एक्सिस में टेबल के साथ मूव करेगा, साथ साथ। ये ऐसा नहीं है, ये आपका है ना सोचे कि ये टेबल जो है, जो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका एक एक्सिस में जो मूवमेंट करेगा। ये आप ध्यान से देख लो कि ये जो पूरा के पूरा ब्रिज है, ये जो पूरा के पूरा ब्रिज जो है, ये आपका जो एक से मूवमेंट करेगा वो टेबल ही मूव कर जाता है, टेबल खुद ही मूव कर जाता है। उसके चक्कर में एक्स वाला जो मूव करेगा तो पूरा ब्रिज ऐसे एक्सिस में मूव कर जाएगा। फिर वाई ना, वाई वाला जो मूवमेंट होगा, ये जो आप यहाँ पे देखो ऐसे मूवमेंट होगा, आप यहाँ पे देखो 3D में दिख जाएगा। ये जो चीज है ऐसे, ये वाला इधर इधर मूव करता है ना, इधर उधर मूव करता है, मतलब वो कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। फिर ये जो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे जेड एक्सिस हो गया। तो इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस 3 टाइप का मूवमेंट होता है। तो ब्रिज टाइप का जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको जो एडवांटेजेस है वो होता है मोस्ट एडवांटेजेस, मतलब ऐसे लिखा है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट कॉमन, ये जो आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट पॉपुलर ऑल्सो। ठीक है। हाई रिजिडिटी, जो आपका रिजिडिटी है इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका ऐसे दोनों तरफ में रहेगा, तो वो डिफ्लेक्शन वाला जो लोचा आ रहा था कैंटिलीवर वाला, वो लोचा खत्म हो गया। ठीक है। ओइंग टू कॉम्पैक्ट ब्रिज डिजाइन एंड द स्मॉल डेविएशन, स्मॉल मेजरिंग डेविएशन, ये बात ध्यान रखें कि उसके कॉम्पैक्ट ब्रिज डिजाइन के चक्कर में आपका डिफ्लेक्शन कम होगा। रिजिडिटी, अंग्रेजी को रिजिडिटी बोला जाए, दिस इज रिजिडिटी। तो जितना ज्यादा रिजिडिटी रहेगा उतना आपका डेविएशन कम से कम होगा, उतना डेविएशन कम से कम होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। दोनों तरफ से दो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो उसके अंदर में वर्क पीस घुसाना बहुत मुश्किल होता है इन द ब्रिज। तो इसके चक्कर में जो है कि दोनों तरफ से दोनों आपका ब्रिज का जो एक खड़ा कर दिया उसका, उसके चक्कर में दिक्कत होता है। एप्लीकेशन क्या है ना, फॉर मीडियम टू लार्ज मेजरिंग रेंज, इसका मीडियम टू लार्ज मेजरिंग रेंज, स्मॉल रेंज में हमारा कैंटिलीवर काम कर जाएगा, मीडियम रेंज चाहिए, लार्ज रेंज चाहिए, इन दैट केस हम जो है ब्रिज टाइप ज्यादा यूज करते हैं। तो इस तरह से कभी अगर बोल जाए ब्रिज टाइप है, इस तरह से सुविधा करें। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर का जो कॉलम टाइप होता है, ये क्या होता है कॉलम टाइप का, तो इसका कौन सा मूवमेंट किधर हो रहा है, इसमें जुगाड़ लगा है। जो टेबल है, इस टेबल को हम एक्स एंड वाई में मूव कर देंगे, टेबल ही एक्स वाई में मूवमेंट करेगा। ये टेबल ऐसे करेगा, एक्स एक्सिस ऐसे मूव करेगा, वाई एक्सिस टेबल को ही मूवमेंट करा दिया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर नीचे होगा तो आपका जेड एक्सिस मूवमेंट हो जाएगा, दिस मूवमेंट, इसका जेड एक्सिस मूवमेंट हो जाएगा। तो आपका एक्स वाई जेड 3 एक्सिस में मूवमेंट हो गया। तो बता, अच्छा कॉलम टाइप जो है ये क्या है, इसका यूज क्या है, कॉलम टाइप का जरूरत क्या है ना। एक्चुअली इसका जो है एक होता है सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, एक होता है यूएमएम यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन बोलता है, उसको बोलता है यूएमएम, उसको बोलता है यूएमएम। तो जेनरली इसको जो कॉलम टाइप का होता है उसको हम जो है सीएमएम ना बोल के यूएमएम बोलता है। ठीक है, यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन बोलता है। ये आप सीएमएम जबरदस्ती बोल सकते हो, बट उसको यूएमएम जनरली बोलता है। ठीक है। जो आपका कॉलम टाइप का होता है कंस्ट्रक्शन, जो कॉलम है तो बहुत एकदम कॉलम मतलब नाम से ही समझ में आएगा ना, बहुत स्ट्रांग है। प्रोवाइड एक्सेप्शनल रिजिडिटी, मतलब क्यों एक्सेप्शनल रिजिडिटी, आपने देख ही लिया था कि हम टेबल को मूव कराएंगे तो उसमें रिजिडिटी का लोचा ही नहीं है, और आपका सिर्फ जेड एक्सिस में मूवमेंट करेगा तो उसके चक्कर में एक्सेप्शनल रिजिडिटी एंड एक्यूरेसी।
जो जितना ज्यादा रिजिडिटी दिखा पाएगा वो उतना एक्यूरेट है, क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं होगा ना उसमें, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अब माइक्रोन लेवल का एक्यूरेसी बता रहा हूं, अगर 1.2 माइक्रोन तक हमारा इसमें एक्यूरेसी चला जाता है, 0.2 माइक्रोन का एक्यूरेसी मांगते हो, और 0.2 माइक्रोन का डिफ्लेक्शन 1 माइक्रोन हो गया तो पता नहीं, इसलिए इसका जो है रिजिडिटी जितना ज्यादा होगा उतना हमारा अच्छा है। तो दीज मशीन्स आर यूजुअली रिजर्व फॉर गेज रूम। गेज रूम मतलब होता है हमारा मेट्रोलॉजी लैबोरेटरी रखता है रेदर देन इंस्पेक्शन। इसको जनरली हम वर्कशॉप में इस्तेमाल नहीं करता है, कम यूज है इसका, मतलब जनरली हम यूज नहीं करता है। तो जनरली हमारा जो गेज रूम मतलब है जो हमारा मेट्रोलॉजी लैबोरेटरी है उसमें लगता है। तो गैंट्री, एक्चुअली गैंट्री मतलब ये हमारा क्रेन टाइप का चीज है। एक्चुअली गैंट्री क्रेन जो आपने इसमें ऐसे 4 स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे 4 जो है ऐसे 4 इसका पिलर होता है, पिलर के ऊपर रखा जाता है, ये मूव नहीं करेगा। ये आपका जो पिलर देख रहे हो ये मूव नहीं करेगा, बिंदास बैठा है, ये बिंदास बैठा है, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, छोटे मोटे कोई चीज नहीं। जैसे हमारा जो ये रूम है इतना बड़ा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा बनाया जा सकता है। तब जो लगाया फिर एक्स एक्सिस मतलब ये जो इसके ऊपर मूवमेंट करेगा, इसके ऊपर जो मूवमेंट करेगा इससे हमारा एक्स एक्सिस बनेगा, और इसके ऊपर इधर में जो मूवमेंट करेगा ये आपका वाई एक्सिस बनेगा। इसके ऊपर जो मूवमेंट करेगा ये वाई एक्सिस बनेगा, और ये जो ऊपर नीचे होगा वो आपका जेड एक्सिस बनाएगा। तो ये आप देख लो यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका ये जो इसके गैंट्री जो है, इस गैंट्री के ऊपर जो जाएगा वो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस बना देगा। अब ये जो इधर उधर होगा उससे आपका वाई एक्सिस बना देगा, ये जो ऊपर नीचे होगा आपका जेड एक्सिस बना देगा। और सबसे खुशी का बात है कि बहुत बड़ा वर्क पीस अगर इसके अंदर घुसा दिया तो आप एक आदमी जो है उस वर्क पीस के ऊपर से प्रोब ले लेके मूव कर सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, एक आदमी भी इसके ऊपर चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए गैंट्री जो है बहुत बड़ा वर्क पीस के लिए होता है, लार्जर, सबसे बड़ा जो वर्क पीस के लिए यही होता है गैंट्री, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पॉइंट आप जो नोट करे, इसको देखे, जो पॉइंट नोट करे कि जो है द सपोर्ट ऑफ वर्क पीस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो इंडिपेंडेंट होगा एक्स से, बोथ आर ओवरहेड, तो आपका सारे ओवरहेड हो गया, मतलब सिर के ऊपर से जो है वहीं पे चलेगा, ठीक है। सपोर्टेड बाय 4 वर्टिकल कॉलम्स रेजिंग फ्रॉम द फ्लोर, एक कॉलम्स है उसको हमने यूज किया। This setup allows you to work along the workpiece with the probe, ठीक है, which is helpful for extremely large workpiece। ये बात को जितना गोल कर सकते हो कर लो, ठीक है। एक्सट्रीमली लार्ज वर्कपीस, जो एक्सट्रीमली लार्ज पीस है, तो सबसे बड़ा गैंट्री का ही होता है। अगर आपको बोला जाए सबसे बड़ा कौन सा स्ट्रक्चर में होता है ना, सबसे बड़ा गैंट्री में होता है, इससे बाकी सारे इससे छोटा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इसके बाद आएगा वो ही छोटा होता है, बट एक्सट्रीमली लार्ज जब वर्क पीस आएगा तब जाके गैंट्री सिस्टम इस्तेमाल होगा। तो अभी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल जो आर्म है, तो हॉरिजॉन्टल मेन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो टेबल है, ये टेबल का ये जो इसके अंदर जो मूवमेंट होता है दिस इज एक्स, ये जो इस तरफ में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, दिस इज एक्स, एंड ये ऊपर नीचे होता है दैट इज जेड मूवमेंट, एंड इधर वाला होता है वाई। आप इसको टेबल को मूव कर भी वाई बना सकते हो। तो इस तरह से आपका सिस्टम रहता है, इसका नाम होता है हॉराइजॉन्टल, इसका नाम होता है हॉराइजॉन्टल। तो इसके केस में बोलेंगे कौन सा इसका फायदा है ना, फायदा इसको बोलते हैं, ध्यान रखे, ऑल्सो रेफर्ड एज द लेआउट मशीन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आर्म को लेआउट मशीन बोलता है। हैज मूविंग आर्म एंड द प्रोब इज कैरिड अलोंग द वाई एक्सिस, वो आपने देख लिया। एडवांटेजेस, प्रोवाइड द लार्ज एरिया, प्रोवाइड्स द लार्ज एरिया, सबसे बड़ा एडवांटेजेस का यही है कि लार्ज एरिया होता है। आइडियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ये देखना जहां भी लगा रहता है हॉरिजॉन्टल वाला, ये जनरली ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए होता है, दोनों तरफ में रहता है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए बहुत आसान से हम इसका काम करा सकते हैं, इससे काम करा सकता है, मेजरमेंट करा सकता है। तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए ज्यादा यूज होते हैं, बट ये लार्ज एरिया, तो लार्जेस्ट जो है वो गैंट्री था, और लार्ज बोलेगा तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू कि व्हिच टाइप ऑफ सीएमएम इज मोस्ट सुइटेड फॉर लार्ज हेवी वर्कपीस। तो जहां बोला लार्ज हेवी वर्कपीस है, तो इसमें देखो, इसमें हमें डाउट तो पैदा हो जाएगा कि गैंट्री है कि हॉरिजॉन्टल है। इसलिए देखो 2 ऑप्शन देगा ही नहीं, मतलब जहां पे लार्ज का बात आएगा तो उसमें अगर जो बोला जाए लार्ज बोल रहा है, अब लार्ज बहुत लार्ज किसको पता, तो उसके चक्कर में जो गैंट्री ऑप्शन दिया ही नहीं, तो हम तो खुशी खुशी बोलेंगे हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल बोरिंग मिल टाइप होगा, तो हॉरिजॉन्टल वाला बोरिंग मिल टाइप का जो हमारा जो मशीन था उसका ही बात करेंगे।
बट आपका जो ब्रिज टाइप होता है, चाहे आपका ये ब्रिज टाइप है, फ्लोटिंग ब्रिज टाइप है, दोनों में जो ब्रिज टाइप होता है इसका कैटेगरी सब कैटेगरी किया है। ब्रिज टाइप जो है वेरी डिफिकल्ट टू लोड, ये आपको दिखा वेरी डिफिकल्ट टू लोड एंड मैकेनिकल एरर्स में वो इतना सेंसिटिव नहीं है, इसलिए लेस सेंसिटिव टू मैकेनिकल एरर्स। इसलिए मैकेनिकल एरर्स में सेंसिटिव, हेवी वर्क पीस उसमें नहीं डाल सकते। इसलिए हेवी वर्क पीस जब बोलेगा तो उसका हेवी वर्क पीस को क्रेन से ले जाकर घुसाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लोडिंग करना ही उसमें मुश्किल हो जाता है। मैकेनिकल में सेंसिटिव नहीं है, हो भी जाए तो पता नहीं चलता है, तो उसके चक्कर में ब्रिज टाइप तो इसमें ज्यादा लोड के लिए हम यूज नहीं करेंगे। एंड ऑब्वियसली वर्क पीस बोला है तो उसके हिसाब से हमारा जो होगा गेंट्री सबसे ज्यादा करता है और उससे भी कम होगा तो हॉरिजॉन्टल, तो ओनली ऑप्शन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। और कैंटिलीवर में बोला ही था आपका जो है कैंटिलीवर वाला ज्यादा नहीं स्मॉल साइज में होता है, स्मॉल एंड मीडियम, लार्ज में तो आता ही नहीं है, कैंटिलीवर लार्ज में तो आता ही नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी फॉर कैलकाटा। तो अभी हम बात करेंगे इसका दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा जो चीज है, दूसरा मेन कंपोनेंट्स का दूसरा जो चीज है दैट इज प्रोबिंग सिस्टम। जैसे ही बोला जाएगा हमारा प्रोबिंग सिस्टम, जैसे ही बोला जाएगा हमारा प्रोबिंग सिस्टम, तो आप बोलेंगे वो जो सेंस करता है, तो उसका अगर इंग्लिश में बोले तो क्या होगा ना, इट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सीएमएम। इट इज सेंसरी पार्ट, जो सेंस करता है, सेंसरी पार्ट ऑफ द सीएमएम, responsible for sensing different parameters required for the measurement। मुद्दा बात है कि आपका XY जो Z है, वो XYZ का जो वैल्यू पता करना होगा, तो उसके लिए जो डेटा हमें चाहिए वो यहां से सेंस करता है, ये सेंस करता है। और इस प्रोब में एक चीज रहता है जिसका नाम होता है स्टाइलस, इसी प्रोब में ही रहता है, प्रोब का ही पार्ट है स्टाइलस। तो ये बात ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन पूछा प्रोब तब आपका जो है सेंसर वाला पार्ट है, और अगर पूछा उस क्वेश्चन में स्टाइलस तब बोलेंगे पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, जो आपका लास्ट में लगा रहता है, पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस इन द प्रोब, इनपुट डिवाइस इन द प्रोब, इनपुट डिवाइस जो आपका पॉइंटेड इनपुट डिवाइस इन द प्रोब, तो आपका इनपुट डिवाइस होगा। तो बात ध्यान रखिए कि स्टाइलस जो आपको अगर ये डायग्राम में दिखा और अच्छा से क्लैरिटी आ जाएगा, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये पूरा जो चीज है दैट इज ए प्रोब। और इसमें जो छोटा सा, बहुत मेहनत करके देखो कैसे गोल सा छोटा सा एक दिख रहा है, ये जो लाल रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये आपका हो गया दैट इज प्रोब, दैट इज स्टाइलस। तो पूरा जो पूरा के पूरा ये देख रहे हो, पूरा के पूरा ये क्या है ना, पूरा के पूरा दैट इज प्रोब, पूरा के पूरा चीज दैट इज प्रोब। और ये जो छोटा सा गोल सा छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है उसका नाम होता है दैट इज स्टाइलस। तो स्टाइलस क्या करता है ना, स्टाइलस का काम ही है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है इनपुट डिवाइस का काम करेगा, इनपुट लेगा, वही इनपुट लेगा। तो ये पूरा चीज आपका सेंसर सिस्टम है, दैट इज सेंसर सिस्टम है प्रोब। तब जाके बोलता है अच्छा जो प्रोब है कौन कौन सा वेराइटी का प्रोब होता है, टाइप्स ऑफ प्रोब्स। तो इसमें ना ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे और अभी डिटेल में ज्यादा ना रटे, सिर्फ ध्यान रखे प्रोब्स क्या है। ये जो दो पॉइंट हमने बोला एकदम खून में घुसे, प्रोब क्या है, स्टाइलस क्या है, प्रोब क्या है, स्टाइलस क्या है, ये दोनों एकदम पूरा दिमाग में घुसा रहे। फिर आप जो है टाइप्स का बात करें, उसमें सिर्फ हमने एक एक पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें ज्यादा क्वेश्चन का हम उम्मीद नहीं करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ऐसा कि बताओ कौन कौन सा टाइप का प्रोब होता है। जैसे आपने बोल दिया कि आपका ट्रांसमिशन ट्रिगर्ड प्रोब होता है, ठीक है, इंडक्टिव ट्रांसमिशन ट्रिगर्ड। तो ट्रांसमिशन ट्रिगर्ड मतलब कुछ भी चीज से होता है, इंडक्टिव। आप बोलेंगे ऑप्टिकल होता है, मतलब लाइट से होगा, मतलब लाइट से हो सकता है। मोटराइज प्रोब होगा, मतलब मोटर से चलेगा, ऐसा भी प्रोब होता है। मल्टीपल और क्लस्टर प्रोब होगा, नंबर ऑफ प्रोब इकट्ठा लगा रहेगा, ऐसा भी प्रोब होता है। फिर होता है आपका प्रॉक्सिमिटी, ये अंग्रेजी का मतलब है कि नॉन कॉन्टैक्ट, जो प्रॉक्सिमिटी होता है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट प्रोब्स होगा। जैसे लेजर वाला प्रोब है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल ट्रांसमिशन जो प्रोब है उसमें भी नॉन कॉन्टैक्ट होता है। तो बोलेंगे अच्छा नॉन कॉन्टैक्ट जो प्रोब है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी प्रोब्स। तो ये जब भी ऑप्शन आएगा ऐसे 1 2 3 4 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोब्स इज नॉट यूज्ड इन द सीएमएम, इसलिए ये नाम रटना बेहद जरूरी है। अब ये नाम रटने का कोशिश करें, धुआं धुआं दिखेगा, इसलिए हमने सारे का इमेज भी बना के रखा है, सारा का डायग्राम भी बना के रखा है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगा कि कौन सा क्या प्रोब है। लेकिन उसमें डिटेल स्टडी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें मोटराइज प्रोब में कौन सा मोटर लगता है वो हमें पता करना है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट हाँ मोटराइज प्रोब एक होता है, ये जानना जरूरी है।
आपका जो लेजर प्रोब है, लेजर से प्रोब चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए, कैसा दिखता है वो हमें पता होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता कि लेजर प्रोब के अंदर घुस के हमने उसका डिटेल्स में स्टडी करेंगे, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें सिर्फ नाम याद रखना है, और वो नाम याद तभी रहेगा जब थोड़ा सा हम उसको पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे। तो ये सबसे पहला प्रोब है इंडक्टिव ट्रांसमिशन प्रोब्स। तो ये जो इंडक्टिव ट्रांसमिशन प्रोब है, ये मैंने पूरा डायग्राम यहाँ पे बना के दिया हूं, ऐसे नहीं अब रटने लग जाए कि इंडक्टिव ट्रांसमिशन ऐसे होता है, यहाँ पे इंस्पेक्शन प्रोब रहता है, ये एक टूल चेंजिंग प्रोब होता है, टूल सेटिंग प्रोब होता है। इतना रटने का जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऐसे इंडक्टिव ट्रांसमिशन प्रोब होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, अगर ये ध्यान रखना जरूरी है कि फंक्शन क्या है, तो उसके लिए देखो टूल चेंजिंग, ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग करना इसका फंक्शन है। तो पावर कहां से ट्रांसमिट होगा ना, ये जो मॉड्यूल है सारे, ये आपका मॉड्यूल है, ये आपका एम जो लिखा है इसका मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल से हम ट्रांसमिट करता है। इसलिए इसका 2 पॉइंट जो हमने लिखे है, इसको एक बार रीड किया जाए, दैट इज सफिशिएंट कि इंडक्टिव ट्रांसमिशन प्रोब्स हैव been developed for automatic tool changing। ये बात ध्यान रखिए, फॉर ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग जो है उस पर्पस के लिए हम इंडक्टिव प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें पावर ट्रांसमिट कैसे होगा, वो जहां भी कुछ करने जाओगे पावर ट्रांसमिट होगा ना। तो इंडक्टिव लिंकिंग है, लिंकिंग बिटवीन मॉड्यूल, जो आपका बोला था मॉड्यूल फिटेड टू द मशीन स्ट्रक्चर एंड अटैच टू द प्रोब। तो ये आपका सिंपल हिसाब है, इसमें ज्यादा सोच विचार, ऐसे प्रोब में हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि प्रोब जो है क्या क्या टाइप का प्रोब है वो ध्यान रखना जरूरी है। और इसमें ध्यान रखिए कि ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग के लिए कौन सा प्रोब लगता है, ठीक है। बट वो प्रोब का जो फंक्शन है, इसके अंदर घुस के प्रोब के अंदर क्या क्या है वो समझने के लिए कोशिश ना करें, ये जो जाके इस डायग्राम के अंदर घुस के समझने का कोशिश ना करें। ये जो हम सिस्टम बना के रखा है, दिस इज रिक्वायर्ड कि आपको अगर एक बार कभी देखा तो उसको याद रखना आसान होता है, उसके लिए मैंने इसको बनाया। ऐसा नहीं कि आप रटने लग जाए कौन कौन सा इसमें सिस्टम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब। ये भी आप ध्यान रखें कि आपका जो ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब है, ये जो डायग्राम है, दिस इज ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब का है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब है, ठीक है। इसका ही डायग्राम है, लेकिन इसके अंदर आप घुसने का कोशिश ना करें, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि इसके अंदर में क्या क्या है, कैसे फंक्शन कर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ ये होता है बस। बट जो याद रखना है ये 3 पॉइंट, इसका ऑप्टिकल प्रोब का हम 3 पॉइंट याद रखेंगे सफिशिएंट, कि ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब्स आल्सो हैव बीन डेवलप्ड फॉर ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग। मतलब अच्छा इससे भी होता है, मतलब हाँ वो एक्चुअली ट्रांसमिशन प्रोब है ना, वो भी आपका इंडक्टिव ट्रांसमिशन प्रोब है, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब है, इसमें भी होता है ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग होता है, ठीक है। It allows probe rotation between gauging moves, making it particularly useful for determining, ये अंडरलाइन कर दो, determining, ठीक है, द प्रोब। तो determining के लिए करता है, एक तो रोटेशन करता है इसके चक्कर में, ये रोटेशन कर सकता है। दूसरा चीज इसका वाइड एंगल है, कौन सा एंगल बोला, वाइड एंगल। द वाइड एंगल सिस्टम अलाउस ग्रेटर एक्सियल मूवमेंट ऑफ द प्रोब एंड is suitable for the majority of the installation। तो ये बात ध्यान रख के 3 पॉइंट याद रखा ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोब के लिए, दैट इज सफिशिएंट। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटोराइज्ड प्रोब। जैसे बोला मोटोराइज्ड प्रोब, ये मोटर से घूमता है, ये मोटर से घूमता है, ये आपका एक्सटेंशन बार है, ये 5-वे प्रोब है, ये आपका जो स्टाइलस है यहाँ पे लगा हुआ है स्टाइलस, ठीक है, ये आपका 5-वे, यहाँ पे ऐसे 5 प्रोब होता है। तो ये मोटर से चलता है, मुद्दा बात है मोटर से चलता है। ये एक्चुअली ना जो कॉम्प्लेक्स वर्कपीस होगा, जो कॉम्प्लेक्स वर्कपीस होगा, बहुत डेप्थ में होगा, उसके लिए होता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स एंड बहुत डीप वाला वर्कपीस है, उसके लिए होता है। तो इसके लिए आपका जो पॉइंट याद रखना है मोटोराइज्ड प्रोब का, कि विद द मोटराइज्ड प्रोब ए 48 पोजीशंस इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 15 पोजीशन इन द वर्टिकल एक्सिस। तो पहले क्या हुआ कि हमने फिक्स कर दिया कि ये आपका 48 पोजीशन इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, 15 पोजीशन इन द वर्टिकल एक्सिस। इससे क्या होता है 720, इसमें आपका 720 डिस्टिंक्ट प्रोब ओरिएंटेशन पैदा होता है। ओरिएंटेशन प्रोब का जो ओरिएंटेशन पैदा होता है, वो मोटर से हम जो 720 डिफरेंट डिस्टिंक्ट जो है प्रोब ओरिएंटेशन बना सकता है, डिस्टिंक्ट प्रोब ओरिएंटेशन बना सकता है इस 48 एंड 15 पॉइंट को मैनिपुलेशन करके। अब ये डेटा अभी चेंज हो जाएगा, बहुत जगह में चेंज हो जाएगा, क्योंकि
जितना आपका ज्यादा और डिस्टिंक्ट पॉइंट चाहिए तो उसके लिए आपका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं एक एग्जांपल दिया हूं कि ऐसा एक मोटराइज प्रोब है, उस मोटराइज प्रोब में हमने ऐसा किया, ठीक है, उसमें 720 डिस्टिंक्ट प्रोब पोजीशन पैदा होगा। इसमें जो होता है कि आपका रेंज ऑफ लाइट वेट एक्सटेंशन रहता है। ये आपका मोटर से चलेगा तो ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स बनाने का जरूरत नहीं है, ये लाइट वेट एक्सटेंशन होने के कारण बहुत ही गड्ढा तक चला जाएगा। तो इसमें द कैन हैंडल हेड कैन बी रीच इनटू डीप होल्स एंड रेसेस। रेसेस मतलब वही गड्ढा। तो ये बात हो रहा है कि जो डीप होल इट कैन लाइट वेट का होता है एंड एक्सटेंशन होने के एक्सटेंशन लाइट वेट का होने के कारण हम बहुत डीप होल तक इसमें भेज सकता है, इसको भेज सकता है, ठीक है, डीप होल तक भेज सकता है। दूसरा इसका जो फायदा है, दूसरा टाइप का है, द हेड ऑफ द प्रोब इज सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट। आपने देख ला दुबला सा है हेड, जो मोटर नहीं, जो हेड है, लास्ट वाला हेड है, इसलिए रिगार्डेड एज एक्सटेंशन, ठीक है, ऑफ द मशीन क्विल। इसका मशीन क्विल, क्विल मतलब वही है जो प्रोब वाला जो पार्ट है, उसका जो वाला पार्ट है उसको क्विल बोलते हैं, जो मूव करता है, जेड वाला जो मूव करता है उसको क्विल बोलते हैं। दिस इनेबल्स द इंस्पेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। ये जो आपका बात बोल रहा है कि वो आपका छोटा दुबला पतला है, तो उसके चक्कर में कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट दैट वुड बी अदरवाइज इम्पॉसिबल टू इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स सेटअप। तो आप बताओ कैसे इसको याद रखें। हम बोलेंगे इसमें दो बात याद रखना है, कॉम्प्लेक्स सेटअप में होता है और बहुत ही गड्ढा तक चला जाता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेटअप में होता है, बहुत ही गड्ढा तक चला जाता है क्योंकि वो दुबला होता है। वो आपका जो प्रोब है वो कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है, उसके चक्कर में दुबला होने के कारण कहीं घुस जाता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में भी घुस जाता है। मतलब इस तरह से याद रखने का जुगाड़ लगाए मोटोराइज्ड प्रोब। तो ये है मल्टीपल स्टाइलासिस, ये खतरनाक अंग्रेजी है स्टाइलासिस, उसका जो अगर एक होगा तो स्टाइली, तो मल्टीपल स्टाइलासिस प्रोब है। तो आपने क्या किया, एक ऐसे मोटराइज भी कर सकते हो, इसको जनरली मोटराइज करता है, एक आपका प्रोब हेड है जो मोटराइज कर दिया, उसमें आपने यहां पे एक प्रोब लगा दिया कि रूबी बॉल स्टाइलस हमने लगा दिया यहां पे, ठीक है, ये नाकेल जॉइंट लगा के यहां पे एक प्रोब है। ये आपका डी स्टाइलस एक प्रोब लगा दिया इधर में हमने दूसरा एक प्रोब लगा दिया, यहां पे तीसरा प्रोब, मतलब ऐसे करके डिफरेंट वैरायटी का प्रोब लगा के हमने मल्टीपल स्टाइलस वाला प्रोब बनाता है। अब बोलते कौन सा लगाना है, कौन सा प्रोब, हमें क्या पता ना, तो बोलते देखो ये हमारे डिपेंड करेगा कौन सा प्रोब लगाना है, कि कौन सा वर्क पीस को इंस्पेक्शन करने के लिए आप यूज कर रहे हो, उस हिसाब से हमने डिफरेंट प्रोब उसमें अटैच कर सकता है। तो इसलिए आपका डिफरेंट टाइप का प्रोब हम सिलेक्शन करता है। तो इसमें वही लिखा है कि आपका जो मल्टीपल स्टाइली, यही बात लिखा है, कोई नया कोई बात यहाँ पे लिखने का है ही नहीं। ये वाइड रेंज ऑफ स्टाइली, स्टाइलस का जो सिंगुलर फॉर्म है दैट इज स्टाइली, हैव बीन डेवलप्ड टू सूट मेनी डिफरेंट गेजिंग एप्लीकेशंस। तो मेनी डिफरेंट गेजिंग एप्लीकेशंस के लिए हम जो है मल्टीपल स्टाइली जो है इसमें अप्लाई किया है। इससे क्या होता है, मतलब कौन सा वर्क पीस का मैचिंग कर रहा हो, द सिलेक्शन ऑफ द स्टाइलस इज डन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस, बेस्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर व्हिच द प्रोब इज टू बी यूज्ड। यही बात है कि कौन सा पर्पस में प्रोब यूज किया जाएगा, उसके हिसाब से हमें डिस्कस उसको डिसाइड करना पड़ेगा व्हिच प्रोब शुड बी यूज्ड। तो आप देखो ये प्रॉक्सिमिटी और नॉन कॉन्टैक्ट जो प्रोब है, जो प्रॉक्सिमिटी प्रोब है मतलब नॉन कॉन्टैक्ट है, आपको वर्कपीस को टच नहीं करेगा, वर्कपीस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें आप लेजर यूज कर सकते हो, मतलब कर सकते हो, कैपेसिटिव यूज कर सकते हो, एंड वीडियो मेजरमेंट टेक्नोलॉजी, ये भी एक टेक्नोलॉजी, उसको यूज कर सकते हो। तो ये सब जो है नया टेक्निक यूज किया जा रहा है, और जितना नया टेक्निक यूज कर रहा है उतना अच्छा बन रहा है। तब जाके बोलेंगे अच्छा हम थोड़ा सा डिस्कस करें लेजर प्रोब। तो आपके सामने लेजर प्रोब दिख रहा है, तो ये आपका जो है लेजर से, ये आपका जो है लेजर से, ये लेजर जा रहा है, लेजर से कर रहा है, तो कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ये आपका प्रोब है, प्रोब से लेजर जाए। तो अच्छा ये भी ध्यान रखिए, जो लेजर करके जो लगता है कि हम जो ओआर में लेजर यूज करता है लड़ने के लिए, और ये लेजर अलग है, जो इंस्पेक्शन पर्पस वाला लेजर है वो हमेशा लो एनर्जी वाला लेजर होता है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे यूज करता है हीलियम लेजर यूज कर लिया, और ये विजिबल रेंज का हम यूज करता है, इसमें विजिबल रेंज का यूज होता है। तो हीलियम जो लेजर है वो बहुत ही लाइट मतलब वो लाइट है, रेड कलर का टाइप का होता है, बट वो जो है वो लेजर हमारा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट अगर आपने रूबी लेजर लगा दिया तो बॉडी के अंदर से चला गया, पता ही नहीं चलेगा, तेल निकल देगा, हमारा सेल में सारा जल जाएगा। इसलिए आपका जो है ये नहीं करना चाहिए। इसमें जो भी इंस्पेक्शन होता है उसमें हम जो लेजर यूज करते हैं दैट इज गैस लेजर, दैट इज गैस लेजर, जो ज्यादा पावर का नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक गैस लेजर हमने यूज किया, यूज करने के बाद उसमें लेजर से सेंस किया। एक्चुअली क्या ना कैनार के तरह काम करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा। तो सब अंग्रेजी में जो एक बार देख लिया जाए कि इसका अंग्रेजी में जो हमें पढ़ना है,
तो पहले बोलेंगे सीएमएम इक्विप्ड विथ ए लेजर प्रोब कैन कन्वर्ट ए पार्ट ऑफ फिजिकल मॉडल इनटू ए डिजिटाइज्ड फाइल। इस बात को पहले क्लियर कर ले कि आपके सामने ऐसे एक वर्क पीस था, बट आपने लेजर भेज के, सीएमएम वाला है, लेजर भेज के अगर करोगे तो इतना पास डेटा पैदा करेगा करके पूरा ये वर्क पीस का एक डिजिटल मॉडल आपको बना के दे देगा। वो डिजिटाइज्ड फाइल बन जाएगा उसका, ये पूरा वर्क पीस का, ठीक है। 3D स्कैनर की तरह काम करेगा, 3D स्कैनर की तरह, ठीक है। अब इस फाइल को लेकर आप क्या करोगे ना, कंपेयर करो क्वालिटी। सच ए फाइल कैन बी कंपेयर्ड विद द अदर फाइल्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय डिजाइनर्स टू इंप्रूव क्वालिटी। जो आपने प्रोडक्ट बनवाया और आपने कोई दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट लेके आया, कि आपने जो है मारुति वाला एक प्रोडक्ट लिया और आपने मर्सिडीज वाला एक प्रोडक्ट लिया, दोनों को मैच करा सकते हो कि आपका जो है वो पूरा जो मर्सिडीज वाला का कैसा और आपका कैसा था, कितना प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो आपको दोनों से कंपेयर करके पता चल जाएगा। दैट इज ए वेरी गुड थिंग। ऑब्वियसली ये लेजर वाला यूज करोगे तो गुड थिंग तो है ही, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कैन वेरीफाई द ईच फिनिश पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो बाकी प्रोब यूज कर रहे थे, उस प्रोब में क्या होता है कि आप हर प्रोडक्ट को स्कैन नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हर प्रोडक्ट को स्कैन नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट इसके केस में आप चाहते हो तो आप ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ईच फिनिश प्रोडक्ट को जो है स्कैन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, एग्जैक्टली आपका डिजाइन जो हुआ है उससे मैच करा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर के साथ लगा के रखना पड़ेगा। तो लेजर प्रोब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपका जो है एग्जैक्टली हर प्रोडक्ट मेजरमेंट कर सकता है। जैसे आपको मैंने दिखाया था एक वर्क पीस मेजरमेंट करने के लिए कितना टाइम लगा था, एक वीडियो दिखाया था, तो सेम तरीका है यहाँ पे। अगर बहुत टाइम लगा दोगे तो इस कैसे होगा, तो हर प्रोडक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। बट लेजर प्रोब में जहां आप हर प्रोडक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करने का जरूरत ही नहीं है और उसके लिए हमें टाइम देने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेजर ट्रायंगुलेशन, ये हमेशा ध्यान रखिए, अंग्रेजी हमने इसको मेट्रोलॉजी में बोले थे कि लेजर ट्रायंगुलेशन है आर यूज्ड टू स्कैन द सरफेस एंड आफ्टर स्कैनिंग इट इज ट्रांसमिट कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा। तो मैं जो बोल रहा था कि कोई भी सरफेस मेजरमेंट करना है तो हम पूरा उसका जो है ज्योमेट्री स्कैन कर लेंगे, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्कैन कर लेंगे। और क्या ये, ठीक है, ये एक खतरनाक चीज है, लाइन लेजर हम यूज करते हैं। कौन सा लेजर, ये इसका अंडरलाइन करके रखे, लाइन लेजर्स आर यूज्ड फॉर फास्टेस्ट वे टू इंस्पेक्ट नॉन लीनियर सरफेसेस। ये क्वेश्चन आता रहता है, ये आपका दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक क्वेश्चन आता रहता है कि बताओ हमारा नॉन लीनियर जो सरफेस है उसको अगर मेजर करना है तो कौन सा प्रोब लगाऊं, तब बोलेंगे इसका जो है लेजर प्रोब लगेगा और लाइन लेजर वाला प्रोब लगेगा। तो बहुत ही फास्टेस्ट है, और फास्टेस्ट बोलेंगे तो लेजर से होगा ही, वो तो बाय डिफॉल्ट फास्टेस्ट मतलब लेजर से होगा ना। ये रिवर्स इंजीनियरिंग पर्पस में, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब है हमारे पास पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट है जो चाइना वाले करते हैं, एक प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए मतलब उसको दोबारा हम खुद नहीं दूसरा कंपनी बनाने के लिए करता है। जैसे कोई भी सामान जैसे अमेरिका बनाया, चाइना वाला उसको एक पीस लेके आएगा, लेके वो खुद ही बना लेगा फिर दोबारा। तो वो जो जुगाड़ है उसका जुगाड़ का नाम होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो रिवर्स इंजीनियरिंग पर्पस में इसको यूज किया जा सकता है। तो इसका जो सिस्टम है इसमें हम ऑटोमेटिक स्टाइलस चेंज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक स्टाइलस जो आपका प्रोब है उसके ऊपर स्टाइलस चेंज करने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है। ये सारे देख के उतना क्लैरिटी नहीं आएगा, तो हमारा वो वीडियो देखा जाए जो हम सुबह सुबह दिखा रहे थे, दिस जो आपके सामने दिख रहा है, ये आपका जो ऑटोमेटिक स्टाइलस चेंज करने वाला सिस्टम है। तो हमने जैसे हमने इसको ऑन किया तो आप देखो कि इसमें जो स्टाइलस है ये अपना ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये आपका जो है हेड आ गया, स्टाइलस का हेड आ गया। फिर हमारा जो है एक पर्टिकुलर स्टाइलस हमने लिया, जो स्टाइलस अभी काम के लिए चाहिए, जो हमारा पर्पस है उस पर्पस के लिए चाहिए, इसलिए हमने उस स्टाइलस इस्तेमाल किया, ठीक है। आप जाके स्टाइलस हमारा उससे मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है, उससे मेजरमेंट हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हम क्या होगा, जैसे ये काम खत्म होगा कि हमारा एक का स्टाइलस का नहीं चाहिए, हमें दूसरा वाला स्टाइलस चाहिए, तो हम जाके दूसरा स्टाइलस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम जाके दूसरा स्टाइलस इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब ये जो जैसी एक पर्पस एक काम हमारा हो जाता है, हम इसको उठा के फिर दूसरा स्टाइलस चेंज करता है। तो ये हमारे लिए एक ऑटोमेटिक स्टाइलस चेंजिंग यूनिट होना चाहिए। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्हिच टाइप ऑफ प्रोब सिस्टम इज यूज्ड फॉर सीएमएम। आपको बताया था जो हमारा स्ट्रक्चर है, बॉडी है, XYZ 3 एक्सिस में मूव करता है, और अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में दुनिया में काम कराना है तो कितना होना चाहिए ना, 3 डायमेंशनल प्रोब होना चाहिए। तो इसलिए हम जो यूज करता है मोस्टली आपका 3
डायमेंशनल प्रोब सिस्टम यूज करता है। तो 3 डायमेंशनल प्रोब जो है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर डायनामिक मेजरमेंट। तो आपका डायनामिक मेजरमेंट मतलब होता है कि आपका जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर जगह में मेजरमेंट करने के लिए तो 3 डायमेंशनल प्रोब सिस्टम होना चाहिए। तो अभी हम जो चीज का बात करेंगे दैट इज मशीन कंट्रोल एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो आपका मशीन कंट्रोल है, एक्चुअली जो डेटा हमारे पास आया आपके पास, जो मैं वीडियो दिखा रहा था आपने सिर्फ देखा उसमें एक स्टाइलस है। अब स्टाइलस जहां टच कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डेटा आएगा, उसको रखेगा कौन, प्रोसेस कौन करेगा, उसके लिए हमें चाहिए कौन सा ना, दैट इज मशीन कंट्रोल यूनिट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं इसका काम के लिए। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि जैसे ही बोला जाएगा ये सोच विचार करो। तो बोलता है कि द कंट्रोल यूनिट अलाउस मैनुअल मेजरमेंट। जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसमें हम मैनुअली मेजरमेंट कर सकता है। मतलब आप जो है उसका जो स्टाइलस होता है, प्रोब होता है, प्रोब, उस प्रोब को ले जाके, स्टाइलस को ले जाके वर्क पीस को टच करा सकते हो, वो मैनुअल है। एंड सेल्फ टीच प्रोग्रामिंग, जो आपका सेल्फ टीच बोल रहा था, जैसे हमारा कोई प्रोग्राम होता है उसमें सेल्फ टीच सिस्टम होता है। सेल्फ टीच इसमें हमने जो मेट्रो इसमें पढ़ाऊंगा एनसी वाला, वहां पे क्लियर करके आएगा कि जो सेल्फ टीच होता है कि पहले हम उस मशीन को प्रोग्राम कुछ पर्टिकुलर पहले पॉइंट से हम पहले डिसाइडेड पॉइंट में उसको भेजने के लिए प्रोसीजर बना के रखता है, उसको बोलता है सेल्फ टीच प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन एडिशन टू सीएनसी ऑपरेशन। तो आपका सीएनसी मशीन में ये रहेगा ऐसा बात नहीं है। जो आप मैनुअल मेजरमेंट करोगे उसमें भी मशीन कंट्रोल यूनिट चाहिए, उसमें भी हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर चाहिए, उसमें भी उसके अंदर में एक माइक्रो प्रोसेसर होगा जो उस डेटा को पहले एक्वायर करेगा। पहला काम होगा उसका डेटा को एक्वायर करेगा। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट इज माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल। ये बात ध्यान रखिए, जो हमारा कंट्रोल यूनिट होगा उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा रहेगा। और माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका जो पुराना कंप्यूटर का प्रोसेसर है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलता है। ठीक है, हमारे पास जो पीसी होता है उसका जो प्रोसेसर है उसको भी हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अगर ज्यादा तगड़ा बोलोगे जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर बोलोगे तब हम बोलेंगे नहीं वो प्रोसेसर है, वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। हमारा घर में जो कंप्यूटर लगता है उसका जो प्रोसेसर है उसको भी माइक्रो प्रोसेसर ही बोलता है। ठीक है, यूजुअली या जॉयस्टिक, ये जॉयस्टिक जो टर्म है इसको याद रखिए ये क्या है ना। आपने जब गेम खेलते हो, वीडियो गेम खेलो, वीडियो गेम एक ऐसे करके आपके पास ऐसा रहता है, इधर घुमाने से इधर होता है, इधर घुमाने से इधर होता है। कंट्रोलर एक रहता है, गेम का, गेम खेलना है, गेम खेलने के लिए ऐसे करके इसको एक ऐसे टाइप का चीज रहता है, उसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो इस टाइप का होता है ना। वो जो चीज है, वो जो कंट्रोलर है उसका पूरा चीज का नाम होता है जॉयस्टिक। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम बोलेंगे जॉयस्टिक। ठीक है, उसको घुमा घुमा के हम पोजीशन कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड टू एक्टिवेट द ड्राइव मैनुअल मेजरमेंट, द ड्राइव फॉर द मैनुअल मेजरमेंट। ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो जॉयस्टिक है वो हमारे पास है, इसके बाद में एक जगह में डायग्राम में मिलेगा, उसमें ऐसे करके ऐसे घुमाते रहोगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो प्रोब है वो मूव करता रहेगा। तो इसके लिए बोलता है कि जैसे आपने कोई गेम खेलना शुरू किया, तो गेम खेलना शुरू किया उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ा ना, दो हाथ में दो हाथ में रहता है, तो उसको घुमाने के लिए इधर घुमाओगे इधर जाएगा, इधर घुमाओगे इधर जाएगा। ठीक है, तो वो जॉयस्टिक है, उसको हम बोलेंगे जॉयस्टिक। तो यहाँ पे इस टाइप का चीज है मैनुअल मेजरमेंट के लिए। वो सीएनसी में क्यों चाहिए, तो आदमी रहेगा तब ना उसको मेजरमेंट करने के लिए चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका जो जॉयस्टिक है वो रहेगा। ठीक है, अब जाके हम बोल रहे हैं बताओ आपका जो आपका जो सीएमएम है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर भी होगा, मतलब बिल्कुल सॉफ्टवेयर होगा। जो आपका कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर में एक सॉफ्टवेयर भी होगा, एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा। और ये सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर जो है इंटीग्रेटेड पार्ट है, वो जिंदगी में कभी हम सेपरेट नहीं कर सकते। सीएमए में अगर चल रहा है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर तो पक्का है। आप वो सॉफ्टवेयर जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एनालिसिस वाला सॉफ्टवेयर है। जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एनालिसिस करने का सॉफ्टवेयर है। तो बोलेंगे हाँ 3 डायमेंशनल ही है, कल से हम जो पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल ही है। ठीक है, तो सीएमएम जो है आपका इन अ सीएमएम द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एंड द
सॉफ्टवेयर आर इन इनसेपरेबल पार्ट। इनसेपरेबल पार्ट मतलब है कंप्यूटर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहना जरूरी है। ठीक है, अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ उसमें सॉफ्टवेयर रहना भी जरूरी है। दे टूगेदर रिप्रेजेंट वन सिस्टम। मतलब अच्छा, ये इनसेपरेबल का मतलब ही होता है कि दोनों मिला के आपका एक सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा, दोनों मिला के। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका सीएमएम आपने खरीदा वो कितना कॉस्टली होगा, कितना इफेक्टिव होगा, ये भी ध्यान रखिए। दो बात है, कितना कॉस्टली होगा और कितना इफेक्टिव होगा, कितना आपका मतलब इसका मेजरमेंट जो है कितना एफिशिएंट मेजरमेंट होगा, कितना जल्दी मेजरमेंट होगा, वो सारे डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मिला के जो चीज बन रहा है मतलब एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, वो जितना ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर आप लोगे, जितना ज्यादा तगड़ा सॉफ्टवेयर आप लोगे, उतना पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लार्ज एक्सटेंट टू द ऑन द सॉफ्टवेयर। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है एंड वो जो कंप्यूटर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा भी डिपेंड करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर को चल रहा है उसके ऊपर आपका पैसा भी डिपेंड करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप लगा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि ये जो आपका जो सीएमएम का जो सॉफ्टवेयर है, ये मेजरमेंट करने का कैपेबल होना चाहिए। ये आपका फीचर है, द फीचर्स ऑफ सीएमएम सॉफ्टवेयर, कि कौन जो सॉफ्टवेयर होगा उसका क्या क्या फीचर होना चाहिए। एक बहुत ध्यान से इस बात को सुनो कि क्या क्या होना चाहिए ना। सबसे पहला ध्यान रखिए, वो मेजरमेंट कर सकता है। आपका किस चीज का मेजरमेंट, उसको मेजरमेंट करना आना चाहिए। किस चीज का मेजरमेंट ना, ऑफ डायमीटर। जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे उसमें कोई चीज है, हमने चारों पॉइंट में ऐसे रे, कोई हमारा वर्क पीस है, इसका ऐसे का हमारा कोई वर्क पीस के अंदर में कुछ होल बना हुआ है, तो इसका हमने डिफरेंट पॉइंट में ऐसे इसको स्टाइलस को टच कराएंगे और उसके कारण उसका डायमीटर वो पता कर सकता है। ऐसा है, ठीक है, वो डायमीटर पता कर सकता है। सेंटर डिस्टेंसेस, जो सेंटर का डिस्टेंस है वो पता कर सकता है। हाँ, सेंटर डिस्टेंसेस मतलब जैसे हमारा अगर एक इसी वर्कपीस में यहाँ पे होल है तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका जो डिस्टेंस कितना होगा, इसमें हमें डिफरेंट लोकेशन में टच करा के, सेंटर में नहीं, ये छोटे होल का डिफरेंट लोकेशन में टच करा के होल उसको समझा दिया, ये दूसरा वाला भी समझा दिया, वो खुद ही उसका सेंटर पता करेगा, इसका सेंटर पता करेगा। फिर आप बोलोगे तो सॉफ्टवेयर उस सेंटर डिस्टेंस भी बता देगा। ऐसा है, ये सॉफ्टवेयर में रहता है। जो हमारा सीएमएम का सॉफ्टवेयर है, उस सीएमएम का सॉफ्टवेयर में सेंटर डिस्टेंस पता करने का हमारे पास उस सॉफ्टवेयर में प्रोविजन होता है। आपने तो सिर्फ जो आपका स्टाइलस को टच करा के उसको डिफरेंट पॉइंट में टच करा दिया, ये आपका इसका डिफरेंट में टच करा दिया, उसका डायमीटर पता कर लिया, उसका सेंटर पता कर लिया, इसका डिफरेंट पॉइंट में टच करा दिया, डायमीटर पता कर लिया, सेंटर पता कर लिया। अब ये जो दोनों सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, ये उसका सॉफ्टवेयर मेजरमेंट करेगा, सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करेगा, मेजरमेंट नहीं करेगा, कैलकुलेशन करेगा, करके हमें बता देगा। हाँ, वो पता कर सकता है। लेंथ बोलता हाँ, वो भी अगर आप बोलोगे कोई एक वर्क पीस है, ऐसे करके हमारा जो कोई एक यहाँ पे ग्रुप कटा हुआ है, इसका लंबाई कितना है वो भी बता सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। जियोमेट्रिकल एंड फॉर्म मतलब है एरर्स इन प्रिज्मेटिक कंपोनेंट्स, ये भी पता कर सकता है। एंगल भी पता कर सकता है। ये आपका जियोमेट्रिकल में एंगल भी आता है, जियोमेट्रिकल मतलब एंगल भी आता है। जो एंगल है, जैसे मान लो कोई हमारा वर्क पीस है, ऐसे हमारा कोई वर्क पीस है, इस टाइप का कोई हमारा वर्क पीस है, ऐसे करके इस टाइप का वर्क पीस है। आप क्या करोगे, इस लोकेशन में ऐसे भी डिफरेंट लोकेशन, यहाँ पे ऐसे टच करा दे इसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर में नहीं, इसके ऊपर होना चाहिए। मतलब वर्क पीस का जो सरफेस है उसमें होना चाहिए, वर्क पीस का सरफेस में होना चाहिए, ऐसे करके यहाँ पे टच करा दिया। अब क्या हुआ, ये लोकेशन में, इस लोकेशन में डेटा उसने पता कर लिया, ये तो पॉइंट से जियोमेट्री पता किया। अब वो खुद ही उसके बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये खुद ही वो मेजरमेंट कर सकता है। सॉफ्टवेयर में होता है, ये सब काम सॉफ्टवेयर में होता है। आपने सिर्फ ऐसे 5 पॉइंट में यहाँ पे टच करा दिया, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर खुद करेगा। तो उसको बोलता चाहिए जियोमेट्रिकल एंड फॉर्म एरर्स जो है इन प्रिज्मेटिक कंपोनेंट, उसमें भी पता कर सकता है। मतलब ये सब सारा कहानी जो है हो सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर का फीचर होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर जो होगा उसमें क्या क्या फीचर इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स। किसका स्टैटिस्टिक्स ना, आपको बोला था कि हम चाहते हैं हमारे पास 1000 पीस अगर प्रोडक्ट बन रहा है, हम 1000 पीस प्रोडक्ट का जियोमेट्री इससे करा सकता है। अगर हमारे पास जो प्रोब है, वो प्रोब हमने अगर लेजर वाला प्रोब रखते हैं तो उस लेजर वाला प्रोब में हमने हर प्रोडक्ट का मेजरमेंट कर सकता है। तब जगह लगेगा स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन
बैच, जो आपका एक बैच में 1000 पीस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसका हर का स्टैटिस्टिक्स रखने का कैपेबल ये होना चाहिए एंड उसका एनालिसिस भी करता है। ठीक है, फिर आपका होता है पैरामीटर प्रोग्रामिंग। इस बात को बहुत ध्यान से समझे, पैरामीटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, पैरामीटर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि कभी हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें ना बेस से नहीं शुरू करेंगे। एक होता है कैन साइकिल, जो लोगों ने सुने हो, कुछ लोगों ने जानते भी हो, हम पढ़ाए भी। एक होता है कैन साइकिल, जैसे हम क्या करता है कि हमें होल ड्रिलिंग करना है, तो होल का ड्रिलिंग करने के लिए हम कैन साइकिल यूज करेंगे, तो हमें बहुत मतलब लंबा चौड़ा जो प्रोग्राम है छोटे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करना चाहता है कि यहाँ पे भी क्या चाहता है कि हमारा पैरामीटर प्रोग्रामिंग की कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर एक प्रोग्राम बना के रखा है। ठीक है, जिसको इसको आप सब प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे सब प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हो। उसको बोलते हैं पैरामीटर प्रोग्रामिंग। जो जो पैरामीटर हमारा होता है उसके लिए कुछ कुछ चीज का पैरामीटर ही बना लिया। ठीक है, पैरामीटर बना लिया। अब वो प्रोग्राम हमारे पास ऑलरेडी होता है तो उसको हमने उसको डायरेक्ट इनबिल्ट कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पैरामीटर प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज द CNC programming time in similar parts। तो पैरामीटर प्रोग्रामिंग मतलब जैसे हमने बोला कैन साइकिल टाइप का चीज है ना, उसी टाइप का यहाँ पे हम चीज बनाएंगे और जो जो काम है उस काम के हिसाब से हमने पैरामीटर प्रोग्रामिंग कर देंगे। उसका हम यहाँ पे कैन साइकिल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पैरामीटर प्रोग्रामिंग। तो आपका पैरामीटर प्रोग्रामिंग होने के कारण इसमें बहुत कम टाइम में हम दूसरा सिमिलर पार्ट का प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम करने का हमारे पास कैपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंड स्पेटियल कार्व्स। तो आपका जो प्लेनर कार्व है, मैं बोला था कि आपका कोई एक कार्व है, ऐसे करके कोई कार्व है, इसका डिफरेंट पॉइंट में अगर हमने उसको टच करा करा के चला जाए तो उसके हिसाब से वो कार्व ड्रॉ करने का कैपेबल होना चाहिए। तो स्पेशियल कार्व है और एक कार्व है वो आपका मेजरमेंट करने का लायक होना चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन, ये जो हजार डेटा ये एक्वायर करेगा, उस डेटा को हमारा सिस्टम में जिसमें हम उसको सॉफ्टवेयर में चाहते हैं वो मांगे, डेटा कम्युनिकेशन करने के लायक हो, वो मांगे और वो हम वो भेज सकते हैं। डिजिटल इनपुट, जो हम उसमें इनपुट देना चाहता है दैट शुड बी डिजिटल, 0 and 0 1 फॉर्म में होगा। एंड आउटपुट भी हम चाहते हैं उसमें डिजिटल हो। ठीक है, फॉर द कमांड्स फॉर द प्रोसेस इंटीग्रेशन, जैसे हमने इसके साथ CNC मशीन को इनबिल्ड करना चाहता है। कैम जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसको इंटीग्रेट करना चाहता है, तब जाके डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट ये ले चाहिए। मतलब इसको इनपुट भी मिलेगा डिजिटल और इसका आउटपुट जो है डिजिटल होगा और वो डिजिटल इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ऐसे पॉसिबल होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर के साथ जो है इनपुट आउटपुट डिजिटल से वो कम्युनिकेट करना चाहिए। प्रोग्राम फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पार गियर, ठीक है, हेलिकल गियर, इसका विवेल गियर एंड हाइपोइड गियर, ये सब गियर का प्रोग्राम उसके ऑलरेडी बना होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कॉमन फीचर है। इसके लिए हम अलग से प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम खुद से नहीं बनाएंगे। हमारे लिए बहुत ही, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग टाइप का प्रोडक्ट है तो अलग विषय है। ठीक है, अलग टाइप का प्रोडक्ट है तो अलग विषय है, नहीं तो ये सब जो चीज है इसका कॉमन प्रोग्राम होता है, इसके लिए हम जो है खुद जुगाड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है इंटरफेस टू द कैड सॉफ्टवेयर। ये कैड सॉफ्टवेयर से इंटरफेस का मतलब होता है हमारे पास कैड में ना उसका पूरा जियोमेट्री रहता है। जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहता है कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, उसका पूरा जियोमेट्री बना रहता है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन किया, ऐसे करके हमने बोला इस टाइप का हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इस प्रोडक्ट का लेंथ कितना है, चौड़ाई कितना है, ये एंगल कितना है, ग्रुप गट कितना है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन कैड फाइल। सीधा हम कैड फाइल उस सीमे में घुसा देंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पता चल जाता है। फिर वो मेजरमेंट कर करके कहां पे क्या है नहीं है वो खुद मेजरमेंट करता है। तो ये आपका कैड फाइल के साथ उसको इंटरफेस होने का लायक होना चाहिए। दीज आर द फीचर्स ऑफ CMM सॉफ्टवेयर। तो अभी हम जो बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CMM, आपका CMM कैसे फंक्शन करता है, वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या है ना। CMM is a device, CMM is also a device used in manufacturing and assembly process। पहले तो बात ध्यान रखें कि CMM हम ऐसा नहीं होता है प्रोडक्ट बनने के बाद ही हम यूज करेंगे, हम इवन जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उस टाइम में भी इसको यूज कर सकता है। उसमें नॉन कॉन्टैक्ट यूज करेगा और अच्छा से होगा। एंड असेंबली प्रोसेस में हमने एक चीज असेंबल कर रहा है, उसका जो पार्ट है उसको हम टेस्ट करते रहता है और टेस्ट करने के साथ साथ हमें पता चलता है कि जो हमने असेंबली किया वो सही किया कि नहीं। मतलब ऐसे देखो कि हमने, आप मान लो मारुति का असेंबली इंजीनियर हो,
अब आपने ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली कर रहे हो, अब असेंबली जिस मोमेंट में आप कर रहे हो तो उसके पहले ही अगर हमें पता चल जाए कि ये होल, एक्चुअल होल का साइज कितना है, एक्चुअल शाफ्ट का साइज कितना है, तो हमारे पास तुरंत दो सॉफ्टवेयर से पता चलेगा कितना क्लियरेंस है, क्या है, नहीं है, सब चीज हमें नोन हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, वो पार्ट को, हर पार्ट को मेजरमेंट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमने जो मैनुअली जब करते हैं, मैनुअली जब हम चीज करते हैं उसमें हर पार्ट को मेजरमेंट नहीं करता है, गो नो गो के से हम चेक करते हैं, बट गो नो गो से चेक करने से हर प्रोडक्ट का डायमेंशन थोड़ी पता चलता है, बट यहाँ पे हमें डायमेंशन पता चल जाएगा। इसलिए बोलता है कि हमारा जो सीएम है उसको हम जो यूज करता है असेंबली पर्पस में भी यूज करता है, उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में भी यूज करता है, कि हमारा जो पर्पस के लिए, ये डिजाइन इंटेंट का मतलब है हमारा जो दिल का आर्मा था, जो जिस पर्पस में हम डिजाइन किए थे, हमने पिस्टन सिलेंडर असेंबली किए थे, चलते रहे, बीच में लुब्रिकेशन होता रहे, तो वो पर्पस होगा कि नहीं होगा वो चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है बाय प्रीसाइजली रिकॉर्डिंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। आपने कोई भी एक पॉइंट का आपने अगर वहां पे ले जाके प्रोब को टच करा दिया, प्रोब को टच करा दिया, तो उस लोकेशन का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट प्रीसाइजली मेजरमेंट हुआ। और क्या हुआ, उस प्रोब से आपका कंट्रोल सिस्टम क्या एक्वायर करेगा, उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्वायर करेगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्वायर करेगा। Points are generated, बोलता है points are generated which can then be analyzed via regression analysis। आपको पहले एक बात बताया था, मेटल कटिंग में क्वेश्चन आया था कि हमने 5 डेटा ले लिया तो क्या करें, तो 5 डेटा ले लिया, जहां पे 2 डेटा का जरूरत है वहां पे हमने 5 डेटा ले लिया, 2 डेटा का जो है 5 डेटा ले, तो क्या करें, तब जाके हमने बोला रिग्रेशन लगेगा। तो यहां भी तो आपने भर भर के डेटा लेते रहते हो, इतना सारे डेटा क्या करोगे, आपके पास भर भर के डाटा जा रहा है, इतना डेटा लेके क्या करोगे ना, हम एनालाइज करेंगे। और किससे एनालाइज करेंगे, रिग्रेशन एल्गोरिथम से फॉर कंस्ट्रक्शन फीचर। तो आपका जो है वो जो वर्क पीस है उसको जो कंस्ट्रक्शन, देखो वर्क पीस आपके सामने है, बट कंप्यूटर को क्या पता कौन सा वर्क पीस है, तो वो जो अलग अलग लोकेशन से आप डेटा लेते हो उसके बाद वो रिग्रेशन एनालिसिस करके चीज बनाता है। जैसे हमारे पास एक ऐसे होल है, ऐसे वर्क पीस इसके अंदर होल है, आपने क्या किया, इसके अंदर में 4-5 पॉइंट आपने ले लिया, अब 4-5 पॉइंट आपने ले लिया, अब पूरा ये होल कैसा है कैसे पता करेगा वो ना, तब जुगाड़ लगाता है। इसमें हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, उससे इसका पूरा जो कैसा होल है, उसका सेंटर कहाँ है, सारे पता कर लेगा। तो सेंटर कहाँ है वो रिग्रेशन से नहीं होगा, इसका जो पूरा और बाकी जो पॉइंट्स है वो कहाँ है, और रिग्रेशन से पता कर लेगा। तो इसका होता है रिग्रेशन एनालिसिस करके ये एल्गोरिथम को पता करता है कि कौन सा कंस्ट्रक्शनल फीचर है, उसका कौन सा कंस्ट्रक्शनल फीचर है वो आपको पता कर लेता है। नेक्स्ट बोलता है कि दिस पॉइंट, जो आपका जो पॉइंट्स आपने जो इसमें प्रोब से लिया पॉइंट्स, आर कलेक्टेड बाय यूजिंग अ प्रोब। तो आपको पता ही है, हमने वीडियो देखा भी था कि प्रोब जो है उसको यूज करके डिफरेंट लेता है, दैट इज पोजीशन मैनुअली बाय एन ऑपरेटर। आपका ये जो प्रोब है, इस प्रोब को, ये जो प्रोब है इस प्रोब को मैनुअली आदमी जाके टच करा सकता है, इवन इफ ऑटोमेटिकली वाया डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल से भी हो सकता है। तो आपको बोला था ये मैनुअल होता है, ये सीएनसी कंट्रोल भी होता है, तो आपका मर्जी, बट वो प्रोब को ले जाके पहले टच कराना पड़ेगा, प्रोब को ले जाके टच कराना पड़ेगा वर्क पीस के साथ, वर्क पीस से टच कराने के बाद होगा। अब मैं बार बोल रहा हूँ टच कराना पड़ेगा, आप बोलोगे हमारा नॉन कॉन्टैक्ट करूंगा तो तब टच कराने का जरूरत नहीं है, जैसे आपका लाइट से होता है, जैसे आपका लेजर से होता है, टच कराने का तो नॉन कॉन्टैक्ट है। बट हम बोलेंगे हाँ इसको आपको जो है उसको पोजीशन करना पड़ेगा, यहाँ पे इसलिए टच करना वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए बोला उसको पोजीशन करना पड़ेगा, जो आपका प्रोब है उसको पोजीशन करना पड़ेगा। वो अगर आपका मैकेनिकल होगा तो टच कराना पड़ेगा, अगर मैकेनिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल होगा, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट वाला होगा तो पोजीशन करना पड़ेगा, जिस पोजीशन से हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे बट थ्रू प्रोब करेंगे। तो ये हमारे सामने एक एमसीक्यू है, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट प्रिसाइज मूवमेंट डज सीएमएम हैव, कौन सा प्रिसाइज मूवमेंट सीएमएम का है, क्या ओनली आपका एक्स कोऑर्डिनेट में प्रिसाइज मूवमेंट है, क्या एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में है, क्या प्रिसाइज मूवमेंट वाई जेड कोऑर्डिनेट में है, प्रिसाइज मूवमेंट आपका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में है, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा जब क्वेश्चन आता है ध्यान रखिए कि हमारा सीएमएम 3D है, तो ओनली एक्स वाई वाई जेड ऐसे करने से नहीं होगा, हमारे एक्स वाई जेड तीनों, एक्स वाई एंड जेड ये तीनों एक्सिस का मूवमेंट अगर हम प्रिसाइज कर पाएंगे, एक्स वाई जेड आपको जितना भी स्ट्रक्चर दिखा रहा था,
XYZ में जो मूवमेंट है, तीनों मूवमेंट अगर प्रिसाइज कर पाओगे तभी आपका प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस में अच्छा करके कोई फायदा नहीं है, आपको तीनों एक्सिस को प्रिसाइज मूवमेंट करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो अभी हम बात करेंगे इसका मोड्स ऑफ ऑपरेशन। जो हम सीएमएम को ऑपरेट करता है वो डिफरेंट मोड में हम ऑपरेट कर सकता है। तो सबसे पहले जो मोड ऑपरेशन है दैट इज मैनुअल मोड। आपको पता है कि हम मैनुअली उसका प्रोब को उठा उठा के डिफरेंट लोकेशन में पहुंचा सकता है। तो जैसे बोला गया कि सीएमएम हैज ए फ्री फ्लोटिंग प्रोब। इन दिस केस ये जो आपका मैनुअल मेजरमेंट होगा, उस मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो सीएमएम का जो प्रोब होता है, प्रोब वो फ्री फ्लोटिंग प्रोब है, वो हम कहीं लेके जा सकता है, मूव कर सकता है। ठीक, वी कैन मूव एनीवेयर। ठीक है, और अगर आपका सीएनसी कंट्रोल है उसमें सारे कॉलिशन अवॉइडेंस के लिए जुगाड़ लगा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि रास्ते में जता गया और सामान के साथ टक्कर मार दिया, ऐसा नहीं। कॉलिशन अवॉइडेंस का सारे हमारे पास सिस्टम रहता है। इसमें जब हम इसका ऑटोमेटिक मोड में करेंगे, बट मैनुअल मोड में कोई बात नहीं, फ्री फ्लोटिंग है, आप जहां भी खींच के ले जाओगे वहां पे प्रोब जाएगा। ठीक है, आप जहां भी खींच के ले जाओगे। द ऑपरेटर मूव्स, जो हम बोल रहे थे, ऑपरेटर मूव्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द पार्ट फीचर टू बी मेजर्ड। जो मेन बात हो रहा है, जैसे हमारे पास कोई एक वर्क पीस है, ऐसे करके हमारे पास कोई वर्क पीस है जिसमें गड्ढा बना हुआ है। इस तरह से वर्क पीस है जिसमें ऐसे गड्ढा बना हुआ है। दिस इज आवर वर्क पीस। तो आप देखो कि ऐसा करके हमारा वर्क पीस है। आप ये पूछ रहा है बताओ ये गड्ढा कितना है, ये जो यहां से डेप्थ है वो डेप्थ कितना है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, उसमें दो जगह में कॉन्टैक्ट लेगा। एक बार उसको प्रोब को ले जाके यहां पे टच करा दिया, कलर चेंज करता हूं, एक बार प्रोब को ले जाके यहां पे टच करा दिया, ऐसे करके एक बार टच करा दिया, और एक बार प्रोब को ले जाके यहां पे टच करा दिया, ऐसे करके इस तरह से टच करा दिया। अब क्या होगा ना, आपका दो लोकेशन का, इस लोकेशन का XYZ कोऑर्डिनेट आ गया, इस लोकेशन का XYZ कोऑर्डिनेट आएगा। और मैं बताया था सॉफ्टवेयर में हमारे पास है कि ये दोनों प्रोब के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है वो बता दो। जैसे ही बोलेगा वो बता दो, तब जाके वो बता देगा, तब जाके हम बोलेंगे इसका जो गहराई है वो इतना है। तो ये बात बोल रहा है कि आपका जो पार्ट फीचर है, जो मेजरमेंट करना है, और XYZ ऑपरेटर खुद करता है, एंड उसके बाद वहां से हमारा डिफरेंसेस इन द स्केल रीडिंग among the contact points, जो आपका contact points are the measurement। तो आपका ये जो contact point है, ये जो contact point है, उसके बीच वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा मेजरमेंट कर लेगा और वो सॉफ्टवेयर करेगा। मेजरमेंट तो सिर्फ 2 पॉइंट होगा, सीएमएम से सिर्फ मेजरमेंट 2 पॉइंट होगा, बट उसका बीच में जो डिस्टेंस मेजरमेंट करना है वो डिफरेंस खुद सॉफ्टवेयर पता करेगा, करके हमें बताएगा उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। इसमें प्रॉब्लम में होता है कि जो आदमी से काम कराओगे, मैनुअली काम कराओगे, तो गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मैनुअल मोड में काम करने से एरर होने का चांसेस ज्यादा है। अगर बहुत ही स्किल लेबर है तो एरर नहीं होगा, बट जनरली जो है इसमें एरर एसोसिएटेड होता है। तो जो दूसरा मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है मैनुअल कंप्यूटर असिस्टेड। तो मैनुअल भी है एंड कंप्यूटर असिस्टेड भी है। ये मैनुअल भी है, कंप्यूटर असिस्टेड भी है। मतलब ऐसे कैसे ना, ये मैनुअल भी है, कंप्यूटर, ये जुगाड़ लगाया गया, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले ऐड कर दिया गया। मतलब आपका पूरा मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले ऐड कर दिया गया। इससे क्या हो गया, एड टू सीएमएम टू मेक जीरो सेटिंग। तो हम क्या करेंगे, उस मशीन में जब सेट करोगे, आप जीरो सेटिंग करना है, तो उसके बाद जाके उसमें टच कर, मैनुअली जाकर टच करा आप प्रोब को और इधर से जीरो सेट कर दिया। ठीक है, वो सेटिंग जीरो हो जाएगा। जिस सेटिंग जीरो हो जाएगा तो सिलेक्ट इंच मिलीमीटर, जैसे हमारा कौन सा यूनिट में मेजरमेंट करना चाहते हो, इस सब हम लोग डिजिटल डिस्प्ले से करता है। ठीक है, प्रिंट डेटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो आपका कंप्यूटर के तरह एक डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले में जाके आपका ऑप्शन होता है, वो बटन दबा दबा के आपने बोला मुझे तो मिलीमीटर में चाहिए, तो मिलीमीटर कर दिया आपने। फिर आपने बोला मुझे डेटा प्रिंट कराना है, तो आपका जो डेटा वहां पे स्टोर था वहां से प्रिंट दिया, तो प्रिंट बोलोगे तो उसके आपका प्रिंटर होना चाहिए, वहां से डेटा आपका रिकॉर्डेड डेटा मिल भी जाएगा। ऐसे रिकॉर्डेड डेटा आपको मिल भी सकता है। ठीक है, दिस फीचर, ये जो आपका फीचर है, उससे क्या फायदा होगा ना, आपका मैनुअल के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले घुसाने से आपका टाइम सेविंग होगा। क्यों टाइम सेविंग होगा ना, आपका जो है वो जो जीरो सेटअप करना था मशीन में, जीरो बनाना था, वो सब अपने कंप्यूटर के तरह जो चीज है, वो छोटा सा डिस्प्ले है, उसमें आप देख पाओगे। मिनिमाइज कैलकुलेशन, क्योंकि आपका हर जगह में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, वो जीरो सेटअप तो खुद से कर देता है।
फिर आपका रिड्यूस द एरर्स। तो आपका मैनुअली में जितना एरर होता है उतना एरर नहीं होगा, इसमें एरर घटेगा। क्यों घटेगा ना, ये सब जो काम है आप मैनुअली पूरा ना करके कंप्यूटर का हेल्प आपने ले लिया, उसके चक्कर में ये सब सारे फायदा मिला। Now that we've taken our features, we can go to our display. तो ये देखो यहाँ पे आपका जो है वो डिस्प्ले है, और वो डिस्प्ले से रीडआउट इसको लेना है, तो उसके केस में दिस इज द वर्क पीस। तो ये मैनुअल एंड कंप्यूटर असिस्टेड, मैनुअल है बट कंप्यूटर असिस्टेड। तो इसे ये आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले में से सेट किया, 0 सेट कर दिया, तो XYZ को इसमें 0 किया, सेटअप कर दिया। On that corner of the car, where this edge, and that plane surface come out and intersect. Now all the features that we measure are going to be taken from that point. So we'll go ahead and तो अभी सर्कल का डायमीटर मेजरमेंट करेंगे। देखो मैनुअली लेके गया, डिफरेंट पॉइंट में टच कराया, we go ahead and probe a circle here. सर्कल का डिफरेंट पॉइंट का रीडिंग ले लिया गया। Just pressing the finish key when I've done taking my points, and the readout's going to figure out based on the points I've taken what those features are. So now we got a few features in the readout. We can come up and अब इस डिस्प्ले में जाके देखो जो हमारा डेटा लिया गया था उसका हमने, हमारे पास डेटा तो आ गया, XYZ कोऑर्डिनेट हमें मिल गया डिफरेंट पॉइंट का, ठीक है। वो डिफरेंट पॉइंट में जो लिया था सारे का डेटा हमें मिल गया। ये आपका XY कोऑर्डिनेट है, इसका डायमीटर कितना है, एवरीथिंग मेजर हो जाता है। तो ये आपका मोटराइज्ड कंप्यूटर असिस्टेड, जो बात बोल रहा है कि मोटराइज्ड कंप्यूटर असिस्टेड मतलब है इसमें आदमी जो हाथ से पकड़ के उसको प्रोब को ले जा रहा था, प्रोब को हाथ से पकड़ के ले जाने का जरूरत नहीं है। ये जो चीज आपके सामने दिख रहा है इसका नाम होता है जॉयस्टिक। कौन सा स्टिक? जॉयस्टिक। इसका पूरा चीज कंट्रोलर, ये चीज है, इसका नाम है जॉयस्टिक, दिस इज जॉयस्टिक। अब हम क्या करेंगे कि उसको मूव करा के, जो आपके एक वीडियो गेम चलाने के लिए ऐसे जो कार को इधर घुमाना ऐसे घुमाते हो, कार को इधर घुमाना इधर घुमाते हो, स्पीड बढ़ाते हो घटाते हो, ऐसे जुगाड़ करते हो ना, तो ये जो है ये आपका ये जो ऊंचा टाइप का जो दिख रहा है दिस इज जॉयस्टिक। उसको मूव करा के हम इसको मूव कराएंगे। तो आप मैनुअली ना करके मोटर का हेल्प लिया, मैनुअली ये काम ना करके मोटर का हेल्प लिया, इसलिए बोलते हैं इसको जॉयस्टिक इज यूज्ड टू ड्राइव अप मशीन एक्सेस। तो हम जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उस डायरेक्शन में ये जाएगा, जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहता है उस डायरेक्शन में ये जाएगा, ठीक है। द ऑपरेटर मैनिपुलेट्स द जॉयस्टिक, जो आपका जॉयस्टिक का मैनिपुलेट करता है टू ब्रिंग द प्रोब इनटू द कॉन्टैक्ट। तो आपका ये जो प्रोब है उसको मूव करने के लिए जॉयस्टिक चाहिए और कुछ नहीं, मशीन मेजरमेंट लेगा। कैसे मेजरमेंट लेगा ना, मान लिया जाए कि आपने ऐसे करके एक वर्क पीस है, उसके अंदर ऐसे होल है, ठीक है। इस होल में आपको इस होल का डायमीटर आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे कि पहले उसको जो हमारा ऐसे पहले मशीन में देखा था ना, इस तरह से हमारा था ऊपर में प्रोब, तो प्रोब को अंदर तरफ घुसाया, वो आपका उसको मूव कराते रहो। ये XYZ तीनों में मूव करता है, ये आपका XYZ तीनों में मूव करता है। इट इज एग्जैक्टली लाइक जो आपने वीडियो गेम खेलते हो उसका जो कंट्रोलर है उसके तरह है, ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया। कुछ लोगों ने जैसे हमारा जो बच्चे का गाड़ी चलाता है, जैसे कार जो रिमोट कंट्रोल वाला कार होता है, उसको चलाने के लिए हमें इसे जॉयस्टिक यूज करता है, ठीक है। बच्चे का कार जो है, जो बच्चे में आप कार ड्राइव किया, अभी बच्चे का भी कार ड्राइव करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंट्रोलर है वो कंट्रोलर को ऐसे ऐसे घुमाते रहोगे, ऐसे कंट्रोलर को ऐसे घुमाते रहोगे, कार इधर घूम जाएगा, इधर घुमाओगे ऐसे। ये सेम चीज है, ये मोटराइज्ड है, इसमें भी मोटराइज्ड है। और वो कार भी हम जो चलाते हैं रिमोट कंट्रोल वाला मोटराइज्ड होता है। बट उसमें क्या होगा कि आप जो है सिर्फ जिधर जिधर घुमाते जाओगे उस हिसाब से आपका जो प्रोब है चला जाएगा। फिर जाके बोला मुझे तो इस पॉइंट में लाना है, तो बोला ठीक है इस पॉइंट में लाना है, तो हमने इसको ऐसे ऐसे मूव कराया, कैसे से मूव करा के इधर में लेके आया, टच करा दिया, और जैसे ही टच करेगा पीक करके आवाज होगा, आपका लाइट भी जलेगा, तो उससे आपका एक पॉइंट का रीडिंग ले लिया, दूसरा पॉइंट का रीडिंग ले लिया, तीसरा पॉइंट, ऐसे डिफरेंट पॉइंट का रीडिंग लेके आप उसका डायमीटर पता कर सकते हो, उसका जो जो चाहिए बाकी सारा पता चल जाएगा। बट आप मोटराइज्ड सिस्टम से आपने उसको मूवमेंट कराया। ये आप ध्यान रखें, मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, ये आपका मोटराइज्ड बट कंप्यूटर असिस्टेड है। तो मोटराइज्ड होने के चक्कर में ये जो चीज है आपको जॉयस्टिक को यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा लास्ट मेथड है मोड ऑफ ऑपरेशन का, डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल्ड।
तो डायरेक्ट कंप्यूटर कंट्रोल मतलब है यहाँ पे ऑपरेटर का कोई जरूरत नहीं है, प्रोब को जो मूवमेंट दिया जाएगा वो मूवमेंट कंप्यूटर देगा। अब कंप्यूटर को कैसे पता वर्कपीस कैसा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आपका कैसे मूवमेंट दे देगा? कंप्यूटर प्रोब को लेने गया जा रहा है और उसके बाद अगर टकरा गया तो मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना? ये पहले तो बोला फुल्ली प्रोग्रामेबल, तो ठीक है भाई, बट वो टाएगा नहीं, आप कैसे गारंटी देते हो ना? पहले इस कंप्यूटर में जिससे डायरेक्ट डेटा आ रहा है उसमें हम कैड फाइल घुसा देंगे वर्कपीस का। जो वर्कपीस आपका बन रहा है वो कैड से आप डिजाइन किए थे। अब डिजाइन किए थे मतलब कैड फाइल को उसका पूरा जियोमेट्री सारे पता है। जब सारा जियोमेट्री कैड फाइल में पता है, डेटा सारा डेटा उसको पता है, तो इसके चक्कर में ये जो आपका कैड फाइल से कैड फाइल को यूज करके उसका प्रोब का पाथ, वो उसको बोलता है ऑप्टिमाइज्ड पाथ, कि वो जो पाथ होगा वो ऑप्टिमाइज्ड पाथ होगा, कोई कॉलिशन का लोचा भी नहीं है और मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा। ऐसा चीजें कर लेता है, इसलिए बोलते हैं इसको द सीएमएम यूजेस टॉट लोकेशन। टॉट लोकेशन मतलब है उसको पता है कौन सा लोकेशन में जाना है। कहां से पता चला कौन सा लोकेशन में जाना है ना? लोकेशन में जाना है, इसलिए कैड डेटा से पता चला। उसको जो कैड डेटा है, कैड फाइल में जो डेटा था उस कैड डेटा से पता चलता है टू डिसाइड whether the probe contacts, जो probe contacts to the job and then collect the measurement data। तो कांटेक्ट होने के बाद हमारे पास ऑलरेडी पता चलता है, उसमें बिग बीप साउंड भी आता है, उसके बाद हम उसका डेटा मेजरमेंट कर लेता है। वो बात नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कंप्यूटर को पता कैसे चला कि वो प्रोब को कैसे जाना है ना? उसके लिए हमने पहले उसको कैड फाइल दिया ना, उस कैड डेटा को यूज करके इसने पहले खुद ही उसका प्रोब को किस तरह से जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, मतलब वो कौन सा लोकेशन में जाना है वो भी पता कर लेता है। ठीक है, प्रोब उसमें कोई कॉलिशन का लोचा भी नहीं है और वो ऑप्टिमाइज्ड पाथ होता है, मिनिमम से मिनिमम टाइम में मेजरमेंट होता है और बहुत ही फास्ट है वो। ठीक है, द फुल्ली ऑटोमेटेड सीएमएम, जो आपका फुल्ली ऑटोमेटेड सीएमएम है, यहाँ पे ऑपरेटर अलाउ ऑपरेटर टू प्लेस द जॉब इन फिक्सचर, जो आपका फिक्सचर में भी रख सकते हो, टेबल में भी रख सकते हो। ये फिक्सचर मतलब होता है वर्कपीस को जो घुसाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज होता है, उसका नाम बोलता है फिक्सचर। तो ये सब डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे, जो मशीन टूल्स वाले हैं वो पढ़ाएंगे फिक्सचर क्या है, जिग है, फिक्सचर है, दो चीज होता है। तो फिक्सचर मतलब है वर्कपीस को घुसाने के लिए एक सामान होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिक्सचर। आप फिक्सचर में रख सकते हो, आप टेबल में रख सकते हो। ठीक है, फिर आपका रन अ स्टोर्ड प्रोग्राम, जो भी आपका वर्कपीस है उसके हिसाब से आप प्रोग्राम हिसाब से उसके हिसाब से चलाओगे। आपका कैड फाइल किसका है उस वर्कपीस के लिए चलाना पड़ेगा ना। ठीक है, कलेक्ट द डेटा पॉइंट्स, आपका डेटा पॉइंट्स वो खुद ही कलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली कलेक्ट करेगा कौन सा डेटा पॉइंट है, एंड जेनरेट द आउटपुट रिपोर्ट। आउटपुट रिपोर्ट मतलब है उसका पूरा जो जो लोकेशन का डेटा लेना था वो डेटा लेगा, उसके बाद उसका डायमीटर चाहिए, डायमीटर बताएगा, उसका लेंथ चाहिए, लेंथ बताएगा, सरफेस कैसा है चाहिए बताएगा। तो ये एसक्यूएल रिकॉर्ड मतलब है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड, जो उसका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का जो रिकॉर्ड है उसको यूज किया जाएगा। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का जो रिकॉर्ड है उसको उसमें ये डेटा भेज देगा। तो ये होता है आपका एडवांटेजेस ऑफ सीएमएम, कि एडवांटेज क्या क्या हमें मिला कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। इससे तो पहले भी हम मेजरमेंट करते थे ना। सबसे पहला जो है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आपके पास एक मशीन हो जाए वो सारा वर्कपीस का मेजरमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वर्कपीस के लिए एक पर्टिकुलर गेज चाहिए, आपको प्लग गेज, रिंग गेज, ये सब जो होता है ये सब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्कपीस के लिए एक पर्टिकुलर चीज है। बट यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, एक मशीन आपके पास हो आप बहुत सारे वेराइटीज ऑफ वर्कपीस का कर सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मशीन। एक्चुअली यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन पहला था यूएमएम। यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन से भी एडवांस टेक्निक है, जो यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन था उसका भी एडवांस टेक्निक है ये। इसके चक्कर में क्या होता है कि आपका जो सीएमएम है ये यूनिवर्सल मशीन है, इसलिए आपका एक मशीन से हर प्रोडक्ट का काम हो जाएगा। तो आपको ऐसे फालतू टाइम वेस्टेज का जरूरत नहीं है, आधार आधार मशीन रखने का जरूरत नहीं, एक मशीन से काम हो जाएगा। रिड्यूस सेटअप टाइम, आपने देखा कि हमारा जो फिक्सचर है, जिग है, जो भी है आपको वर्कपीस लगाना होता है, बट आपका जो प्रोब लेके बार बार सेटअप करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है रिड्यूस हो जाता है इसमें टाइम,
क्योंकि ये जो है एक प्रोब है, वो मूव करता है और प्रोब टच करता है और टच भी करता है, ज्यादा फोर्स में टच नहीं करता है। ज्यादा फोर्स तो देता नहीं कि उखाड़ के चला जाएगा, थोड़ा सा तो टच करता है। तो उसके चक्कर में वर्क पीस को हमें बहुत तेजी से फोर्स से पकड़ के रखने का भी जरूरत नहीं है। सिंगल सेटअप का मतलब है कि आपके पास 1000 पीस वर्क पीस हो सकता है, बट वो 1000 बार हमें सेटअप नहीं करना पड़ेगा। हमने पहली बार एक बार सेटअप कर दिया, बार बार वो उसी को यूज करता जाएगा। इसलिए आपका क्या सिंगल सेटअप में होता है। तो आपका रिड्यूस सेटअप टाइम, एक तो एक बार ही सेटअप करना है, बार बार सेटअप भी नहीं करना है, उसका भी टाइम कम लगता है, तो आपका फास्ट हो गया प्रोसेस। नेक्स्ट होता है एक्यूरेसी। जहां बात आएगा एक्यूरेसी का, तो ये बात ध्यान रखे, ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन दोनों बहुत ही ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ना, आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, डिजिटल रीडआउट्स यूज कर रहे हो, तो उसके चक्कर में जो डेटा आएगा वो डेटा आपका करेक्ट है। इसलिए इसका एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन दोनों वेरी वेरी हाई। जब भी बोलेगा आपका एडवांटेज सीएमएम का, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन होता है, ये दोनों वेरी वेरी हाई। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन जो है दोनों वेरी वेरी हाई होता है इस सीएमएम का, ठीक है। रिड्यूस ऑपरेटर इन्फ्लुएंस, जो आदमी को बोला, एक आपको स्केल दे रहा हूं, स्केल से मेजरमेंट करो, तो वो स्केल से, वर्नियर से, ये सब चीजें जो मेजरमेंट करना होता है, जैसे हमने ऐसे स्केल लिया, ठीक है, दिस इज ए स्केल, इसका हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है, इससे हमें मेजरमेंट करना है। तो एक आदमी को बोला कि हमने ऐसे एक लाइन बना दिया, तू मेजरमेंट कर, ठीक है, ऐसे एक लाइन बना दिया, यहां से यहां तक लाइन बना दिया और मेजरमेंट कर। वो बोलेगा देखो ये मुझे लगता है 6.2 है, कोई बोलेगा नहीं मुझे लगता है 6.25 है, कोई बोलेगा मुझे लगता है 6.3 है। मतलब ये जो है, ये डेटा आपको एग्जैक्टली क्या है, वो ऑपरेटर का दिल का अरमा के ऊपर, वो क्या फील कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो आदमी क्या फील कर रहा है, मतलब ऐसा फील करने वाला यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे जो डेटा लिया जाएगा वो डेटा कौन लेगा, यहाँ पे जो डेटा लिया जाएगा वो डेटा कौन लेगा ना, डिजिटल रीडआउट लेगा। वो आपका डिजिटल रीडआउट से डेटा लिया जाता है, उसके चक्कर में ऑपरेटर क्या फील कर रहा है उससे कोई मतलब हमें नहीं होता है। इसलिए आपका ऑपरेटर का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब भी आपका सेटअप कम हो गया, सेटअप एक बार में हो जाता है, प्रोब को कांटेक्ट करना है तो हमारा कैड फाइल दे दोगे, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दे दोगे, तो आपने आप वो मूव करता है। वो भी आपका कौन सा डिस्टेंस में ना, ऑप्टिमम डिस्टेंस में मूव करता है। उसके चक्कर में आपका सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। और अगर आपने लेजर वाला सिस्टम इस्तेमाल किया, तब तो जाके आपको हर प्रोडक्ट का मेजरमेंट होता जाएगा, तो उसके चक्कर में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये सारे आपका एडवांटेज मिलेगा सीएमएम का। ये टर्म भी आप याद रखें, यूनिवर्सटिलिटी। ये जो आपको बोल रहा था, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों आया ना, ये आपका जो मशीन है वो यूनिवर्सटिलिटी बोलते हैं उसको, इस टर्म को। एंड ईज ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल लेबर का हमें जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी, उसको सिर्फ रीडिंग लेना चाहिए, प्रोब टच कर गया, रीडिंग आएगा तो उसको रीडिंग लेना आना चाहिए। तो ऐसा आदमी से हम काम करा सकता है। इसलिए आपका ऑपरेशन भी बहुत आसान है। और ये जो आपका यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है कि ये आपका जो है, जहां से हमें फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हुआ, ये यूनिवर्सलिटी के कारण ही फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हुआ। तो अभी आपका जो एप्लीकेशन ऑफ सीएमएम है, इसमें होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है, जो प्रोडक्ट है उसका हर पार्ट को हमें मेजरमेंट करना होता है, ईच एंड एवरी पार्ट, और वो भी हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीशन के साथ। तो उसके लिए हमें सीएमएम सबसे बेस्ट यहाँ पे काम करेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डे बाय डे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है उसमें और इंप्रूवमेंट लाना पड़ रहा है। बट इंप्रूवमेंट आ कैसे है ना, उसका जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। आपका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, वो साइकिल तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो क्या कर सकते हो ना, आप जो है उसका फ्रिक्शन कम करते हो, उसका उयर कम कर सकते हो, ठीक है, उसका जो लुब्रिकेशन कर सकते हो। इसको ट्राइबोलॉजी बोलता है। हाँ, ट्राइबोलॉजिकल जो विषय है, उसके हिसाब से अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, उसमें जो आपका वर्क पीस होगा, दैट वर्क पीस शुड बी ट्राइबोलॉजिकली परफेक्ट। तो उसके चक्कर में हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो आपका ऑटोमोबाइल जो है उसमें भी इसको यूज किया जाए। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है, जो ज्यादातर चाइना वाले करता है, उसके पास पहले कोई भी कंपनी, कोई भी दुनिया में कोई बनाया, ठीक है, चाहे इसमें अमेरिका ने बनाया, नहीं तो जर्मन ने बनाया, नहीं तो रसिया, तीन ही कंट्री है, ये लोग पहले बना लेता है।
कोई भी ये लोग बनाया, चाइना वाले उसको लेके आएगा, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका जुगाड़ लगा लेगा। तो आपका सीएमएम जो है वो आपका बहुत काम देगा उस टाइम में, क्योंकि जो वर्क पीस आपके पास आया उसको अगर किसी भी सीएमएम के अंदर घुसा दिया तो उसके बाद फटाफट फटाफट हमने सारे डेटा उसका क्या है, ज्योमेट्री क्या है, नहीं है, सब कुछ हमें पता चल जाएगा ना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में भी ये अप्लाई करने का लायक है। एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी मतलब मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का पर्पस में भी हमारा यूज है। एंड इसका जो सीएमएम है, ये मेनली बात इसका क्या होता है, मेनली बात होता है इसका यूनिवर्सलिटी, जब ये बात कर रहे थे, एंड उसका जो है ईज ऑफ ऑपरेशन, उसके चक्कर में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री में जो है सीएमएम आपको मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ये देख ही लिया पहले एमएसक्यू है कि मल्टीपल से क्वेश्चन है। तो बोलता है कि फॉलोइंग न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएमएम, न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएमएम का मतलब है फुल्ली ऑटोमेटिक सीएमएम। अब फुल्ली ऑटोमेटिक सीएमएम में क्या हम वर्कशॉप में यूज करता है, बोलता बिल्कुल करता है। प्रोडक्शन फ्लोर में यूज करता है, बिल्कुल करता है। एंड वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन फ्लोर दोनों में यूज करता है, बिल्कुल करता है। कैन एनीवेयर यूज कर सकता है, बिल्कुल गलत बोल दिया। मैंने क्यों बोल दिया, क्या हमने जाके इसका मान लो हमें वाटर का वॉल्यूम मेजरमेंट करना है, क्या वहां पे यूज होगा? एनीवेयर का कोई बात नहीं है। जो आपका मेजरमेंट का जहां पे बात होएगा वो भी जियोमेट्रिकल मेजरमेंट का बात होगा, जियोमेट्रिकल फीचर उसी में होगा ना। तो हमने बोला पानी का वॉल्यूम मेजरमेंट करो, तो क्या कर पाएगा क्या? तो एनीवेयर का मतलब जो है, एनीवेयर बात जो है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो इसके केस में आपका हो जाएगा इसमें आंसर ए, बी एंड सी। तो अब हम बात कर रहे हैं सीएमएम इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये बात ध्यान रखिए, जब तक ये धरती में सीएमएम नहीं था तब तक सारा चीज चलता था यूनी डायरेक्शनल। कैसे यूनिडायरेक्शनल ना, ये हमारा कैड सिस्टम से, जो आपका कैड सिस्टम है वहां से हमारा प्रोग्राम बन के चला गया सीएनसी मशीन टूल के पास। अब उस मशीन टूल क्या कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उसका डेटा हमारे पास नहीं होता था। उसको बोला गया कि हम लंबाई 100 mm बनाओ। अब एक्चुअल में 100 तो बनेगा नहीं, 100 से कितना डेविएट कर रहा है वो हमारे पास सिस्टम पता नहीं था। तीसरे बोलता था कम्युनिकेशन था वन वे। अब क्या हो गया कि आपका जैसे ही सीएमएम से सीएनसी से मशीन पार्ट प्रोड्यूस हुआ, आपने भेज दिया उसको पार्ट को मतलब पार्ट, यहाँ पे पार्ट मतलब वर्क पीस होता है। ये आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में पीआरटी पार्ट मतलब वर्क पीस, तो वर्क पीस को आपने भेज दिया सीएमएम। अब सीएमएम क्या किया, उसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करके इसका एक एरो इधर में होगा, ठीक है। सीएमएम क्या किया, उसको मेजरमेंट करके ये एक डेटा इसके पास भेजा और दूसरा डेटा इसके पास भेजा, ठीक है। ये जो पार्ट का जो डेटा है, पार्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, उसका लंबाई क्या प्रोड्यूस हुआ, चौड़ाई क्या प्रोड्यूस हुआ, कोई भी डायमेंशन क्या प्रोड्यूस हुआ, वो आपका पार्ट का जो जियोमेट्रिक डायमेंशन है वो सीधा आपको इसको कैड सिस्टम को भी भेज देता है, सीएनसी को भी भेज देता है। अब हमारे पास जो सिस्टम है एकदम आपका बाई डायरेक्शनल बन गया, मतलब बाई डायरेक्शनल बन गया। कैसे बन गया ना, उसके लिए क्या हुआ, ये जो कैड सिस्टम है इसमें ऑलरेडी पहले से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना था उसका जियोमेट्री पहले से था, उसका हर डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि भाई 100 mm लंबाई बनाना था। अब ये जो आपका सीएमएम है इसने भेजा कि पार्ट हमारा 100.1 का बना है, तो आपको पता चल गया कि ये आपका जो 100 बनना था बट 100.1 का बन रहा है। फिर अगर 100.1 का पहले बन रहा था, 2 घंटे बाद 100.2 का बन गया, बोलेगा मशीन का कुछ तेल निकल गया, ठीक करो। मतलब ये चीज हमारे पास डिसीजन लेने में बहुत आसान हो गया, बहुत ही फायदा होगा। तो इसके कारण क्या है कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया इसमें कैम में। ये पहले कैम में बस डायरेक्ट एक ही तरफ चलता था, यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता था डेटा। यहाँ से हमने भेज दिया किसी में कंप्यूटर सीएनसी मशीन को ये बनाना है, 100 बनाना है। अब वो मशीन 100 बना नहीं पाएगा, उससे थोड़ा कम ज्यादा होगा। अब वो कम ज्यादा कितना हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, बट अभी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, इसलिए सीएमएम जो है इसमें ये चीज हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम, और वो पॉसिबल हुआ ये सीएमएम के थ्रू। लेकिन ये भी ध्यान रखें, यहाँ पे सीएमएम में बहुत सारी चीज हमें करना पड़ता है। ये कैड सिस्टम से इसके पास भी डेटा आता है, कैड सिस्टम का जो डेटा है इसके पास भी आता है। क्यों ना, ये डेटा आएगा तभी तो कंप्यूटर से समझ पाएगा कि आपको क्या करना है। पूरा ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है ना, भाई ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है, मतलब आपका फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होता है बीसीएम, तो उसको पहले कैड से उसके पास भी ऑब्जेक्ट का डेटा आता है कि ये 100 में बनना था, फिर उसके हिसाब से वो प्रोब को सेट करता है, प्रोब को भेजता है,
तो प्रोब को उस हिसाब से भेजेंगे। फिर उसका स्पीड भी जरूरत पड़ता है कि ये अगर मशीन आपका 1 सेकंड में 10 प्रोडक्ट, 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको भी 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में हमें स्पीड भी उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। फिर वो टक्कर ना लग जाए, हमेशा उसका प्रोब टक्कर ना लग जाए, कोलिशन अवॉइडेंस करने का हमारे पास इसमें सॉफ्टवेयर होता है, वो हमें रखना पड़ता है। तो ये सब सारे इसमें प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने से हमें जो मिला वो बहुत ही टॉप चीज मिला, दैट इज बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर सीएम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में पहले नहीं था, वो सीएमएम आने के बाद ये पॉसिबल हुआ। तो एक डीएमआईएस जो हम बात कर रहे थे अभी एम का, उसी में होता है डीएमआईएस, डायमेंशनल मेजरमेंट इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, और इसको कभी कभी सिस्टम बोलता है, इसको कभी कभी सिस्टम ही बोलता है। कि बोलेंगे डीएमआईएस जो है ये आपका इसी से ये नया चीज आपका इंट्रोड्यूस हुआ आपका कैम में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में। ये क्या है? ए न्यू स्टैंडर्ड इन कम्युनिकेशन बीइंग यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको लिखना इतना ही है। इट प्रोवाइड से बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, जो मैं बात कर रहा था, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन डेटा बिटवीन कैड सिस्टम एंड इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, सी व्हाट हैज टू बी मेड। तो आपका इंस्पेक्शन इक्विपमेंट यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज सीएमएम। यहाँ पे इंस्पेक्टर हमारा सीएमएम गया। तो कैड सिस्टम एंड सीएमएम ये दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया। कैड सिस्टम से उसको सीएमएम के पास डेटा रहा है, अब सीएमएम से उसके पास डेटा जा रहा है, फिर उस अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके उसका क्या चल रहा है, क्या करना पड़ेगा, अभी इस प्रोसेस ये जो प्रोडक्ट है हमारा सही है कि गलत है, वो सारे हमें पता चल जाता है। तो ये जो चीज है इसका नाम होता है डीएमआईएस, डायमेंशनल मेजरमेंट इंटरफेस सिस्टम और डायमेंशनल मेजरमेंट इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। तो ये एक एमसीक्यू है कि इन सीएमएम्स एडिक्वेट नंबर्स ऑफ सॉफ्ट कीज आर प्रेजेंट, व्हाट आर दिस सॉफ्ट कीज। क्वेश्चन को पहले समझो कि एडिक्वेट नंबर्स ऑफ सॉफ्ट कीज आर प्रेजेंट, व्हाट आर दिस सॉफ्ट कीज। तो ये जो है इसको बोलता है कीज विद वेरिएबल फंक्शंस। मतलब ऐसे आपने बात बोला नहीं, आप बोला आपने पढ़ा रहता था, बोला नहीं, बोला था आपने सुना नहीं। जो सॉफ्ट कीज होता है ये आपको बोला था ना, एक जो है हम जब एनसी मशीन में एक कैन साइकिल के तरह चीज बोल रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर में होना चाहिए कैन साइकिल के तरह, कि कोई भी एक हमें एक गियर है, जैसे मान लो हमारा ऐसे एक स्पार गियर है, अब ये जो स्पार गियर है उसको मेजरमेंट करना है, तो बार बार हमने स्पार गियर का जो है पूरा प्रोग्राम डेवलप नहीं करेंगे, वो उसके अंदर डेवलप्ड रहना चाहिए। ठीक है, कभी हमें मान लो ऐसे होल इंस्पेक्शन करना है, तो उस होल इंस्पेक्शन करने के लिए जो हम तो 4 पॉइंट का डेटा लेंगे, बट वो डेटा लेने के बाद क्या करना है वो आपका उसमें होना चाहिए। तीसरे बोलता है कीज विद वेरिएबल फंक्शन, जो होता है उसको बोलता है सॉफ्ट कीज। नाम से ही समझ में आ गया इसका, सॉफ्ट की सॉफ्टवेयर में एक की रहता है जो आपका इट इज लाइक, बोल सकते हो इट इज लाइक कैन साइकिल, जो हमने एनसी में कैन साइकिल यूज करता है, उसी टाइप का जुगाड़ है कि आदमी जब कुछ करेगा तो आदमी को सब कुछ खुद से ना करना पड़े, हर प्रोग्राम खुद से ना लिखना पड़े, उसके लिए कुछ कुछ चीज का प्री सेट हमने वेरिएबल बना के रखा है, ऐसा वेरिएबल को बोला जाता है सॉफ्ट कीज। तो आंसर होगा इसमें ए। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले 2010 में आया था कि ए टेपर्ड होल इज इंस्पेक्टेड यूजिंग सीएमएम। आप बोलोगे सीएमएम तो अभी सिलेबस में आया, मैंने बोला हूं जुगाड़ मंडल का लगेगा, सिलेबस में क्या आया नहीं आया उससे नहीं, क्वेश्चन एग्जामिनर का देने का किसका कौन सा क्वेश्चन देने का इच्छा है, कौन सा दिल का आरमा है वो हमें पता है, इसलिए ये सब आता था। ठीक है, ये आता था 2010 में आया था विथ अ प्रोब जो है 2 मिलीमीटर डायमीटर, जो आपका दिखा दिया इसमें प्रोब है वो 2 मिलीमीटर डायमीटर का है, एट ए हाइट z इक्वल टू 10, जब आपका z इक्वल टू 10 है, ये आपका बेस है, बेस से z इक्वल टू 10, ये z इक्वल टू 10 मतलब ये डिस्टेंस आपका 10 है, 10 mm डिस्टेंस में 5 पॉइंट टच, पूरा सर्कल है, ऐसे करके पूरा सर्कल है ना, ये जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है इसका ऐसे करके पूरा सर्कल होगा ना, उस सर्कल में ऐसा पॉइंट ऐसे पॉइंट ऐसे पॉइंट ऐसे पॉइंट में कितना हो गया 6 कर दिया 5 पॉइंट टच। ठीक है, 5 पॉइंट टच एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल नॉट कॉम्पेंसेटेड फॉर द प्रोब। तो प्रोब साइज का कॉम्पेंसेट नहीं किया, सीधा बोला भाई डायमीटर आपका 20 आ रहा है, तो इसका प्रोब का मिडिल से लाइन जाएगा
क्योंकि वो कॉम्पेंसेट नहीं किया गया। सिमिलरली 40 मिलीमीटर डायमीटर में गया एंड द हाइट हो गया आपका 40, जब डायमीटर 40 तो z इक्वल टू 40 है, ठीक है। तो आप बोलते हैं z इक्वल टू जब 0 है तो आपका डायमीटर कितना था, ये आपका क्वेश्चन है। बोलेंगे देखो ये क्वेश्चन हमारा जियोमेट्री से सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो प्रोब से ही किया गया, मेजरमेंट किया गया, वो कॉन्सेप्ट है, बट हमें जियोमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तब जाकर हम बोलेंगे देखो ऐसा कभी भी धरती में जब जियोमेट्री आता है ना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपने कॉम्पेंसेट नहीं किया था, प्रोब का डायमीटर कॉम्पेंसेट नहीं किया था, इसलिए आप इसका सेंटर से, इस प्रोब का सेंटर से यहां से एक ऐसे करके लाइन खींचे, यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन खींचे, क्योंकि आप प्रोब का कॉम्पेंसेट नहीं किए थे। सिमिलरली इधर में भी प्रोब है, बोलता इधर में भी प्रोब है, इधर में भी प्रोब है, तब जाके आप उसमें इधर में जो प्रोब होगा उस प्रोब के हिसाब से भी आप इसका सेंटर से एक लाइन खींचे। इस दो लाइन को खींचते ही रहे, मतलब क्यों ना, जब तक ये दोनों टच कर जाए, ये दोनों लाइन को आप खींचते रहे जब तक ये दोनों लाइन जाके टच ना कर जाए, ये दोनों लाइन को खींचते रहे जब तक टच ना कर जाए, दैट इज द रूल। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो कोन टाइप का क्वेश्चन आता है, हमारा रूल होता है कि उसको खींचते ही रहे जब तक वहां पे पहुंच ना जाए, मतलब एक बिंदु में ना पहुंच जाए, ये बिंदु में ना पहुंच जाए तब तक खींचते रहे। फिर हमारा सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगेगा, मतलब कौन सा ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। कैसा सिमिलर ट्रायंगल ना, यहां से यहां तक एक छोटा सा, ये आपका छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, यहां से यहां तक आपका छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, बोला ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना ये आपका छोटा सा ट्रायंगल है, इसका ये एंगल थीटा, और मान लिया ये आपका कॉम्पेंसेटेड नहीं है तो इसका हो जाएगा x, दिस इज अननोन, दिस इज x। मान लिया ये आपका कॉम्पेंसेटेड नहीं हुआ, इसका x, आप बोलोगे नहीं मैं रेडियस देख रहा हूं, तो ठीक है भाई रेडियस मान लो इसको r, तो दिस डिस्टेंस इज r, ये आपका कॉम्पेंसेट नहीं किया और कोई कॉम्पेंसेट उसमें भी नहीं करेंगे, तो बोला आपका रेडियस कितना होगा ना, हमने मान लिया दिस इज r बट दिस एंगल थीटा। अगर हम थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाता है, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाता है तो क्या होगा, ऐसे करके यहां से अगर हमने ऐसे ट्रायंगल बना दिया, इस तरह से ट्रायंगल बना दिया दिस, इस तरह से ट्रायंगल बना दिया दिस, तो क्या होगा ना, ये जो डिस्टेंस है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है इसका वैल्यू, क्वेश्चन में कितना दे रखा था, ये आपका 10 मिलीमीटर है, ये आपका 10 है, और यहां से यहां तक 10, दिस डिस्टेंस इज 10, तो इसको लिया x, तो आप बोलेंगे अच्छा ये जो यहां से टोटल डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका x प्लस 10, क्योंकि दिस डिस्टेंस हमने x मान लिया, ये जो आपका छोटे वाला ट्रायंगल है उसका डिस्टेंस को हमने x मान लिया। फिर बोला ये जो आपका तीसरा वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है, तीसरा वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है, ऐसे करके यहां से ऐसे बना दो, ऐसे बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसका ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो इसका जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा ना, ये आपका 0 से ऊपर में 40 नीचे x है, तो ये आपका जाएगा 40 प्लस x डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 40 उसका डायमीटर है, तो 20 इसका होगा रेडियस, ये हमने रेडियस देखेंगे, डायमीटर हमें मतलब नहीं, रेडियस देखेंगे। तो बोला अच्छा ये आप जो है x ऊंचाई में जाओगे, इस कॉर्नर से, इस पॉइंट से, टिप से x जाओगे तो r रेडियस है, इससे x प्लस 10 जाओगे तो 10 उसका रेडियस है, और डायमीटर 20 था तो 10 होगा ना, तो आपका, और अगर आपने इसमें चले जाओगे 40 प्लस x तो जाएगा 20 है। तो आप बताओ इसमें ट्रायंगल का रूल क्यों नहीं काम कराएंगे, क्योंकि ट्रायंगल का रूल बताता है कि इसका, ट्रायंगल का रूल बताता है कि अगर हमने कहीं भी ऐसे मान लो 20 डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस कर दिया 40 प्लस x, तो आपका 20 डिवाइड बाय 40 प्लस x है, उसका भी तो एंगल थीटा ही है, तो 20 बाय 40 प्लस x क्या है, मतलब tan थीटा। क्यों tan थीटा ना, जिसके साथ एंगल नहीं है वो परपेंडिकुलर है, जिसके साथ एंगल है वो बेस है, तो आप ये है ये आपका tan थीटा, अगर आप इसको बोल सकते हो दिस इज tan थीटा, ये आपका जो है tan थीटा भी बोल सकते हो इस चीज को, tan थीटा, tan थीटा। अच्छा ये जो आपका tan ऑफ थीटा है इसका वैल्यू ऐसे, अकॉर्डिंग टू दिस आपका इसका वैल्यू ऐसे होना चाहिए 20 डिवाइड बाय दिस, बट हमने सिमिलर ट्रायंगल का रूल लगा रहा है, तो ये जो आपका साधु वाला ट्रायंगल है, वो साधु कलर का जो ट्रायंगल है, उस साधु कलर का ट्रायंगल के हिसाब से वो हो जाएगा 10 डिवाइड बाय x प्लस 10, ठीक है। ये साधु वाला जो ट्रायंगल है उसका इधर वाला 10 इधर वाला x प्लस 10 है, दैट इज इक्वल टू वो जो आ रहा है जो ग्रीन वाला है तो हो जाएगा r डिवाइडेड बाय x, ऐसे है। तो हमने बोला देखो ये tan थीटा से भी बोल सकते हो, अगर इसका tan थीटा निकालोगे तब भी r डिवाइड बाई x है, इसका tan थीटा निकालोगे 10 डिवाइड बाई 10 प्लस x है, इसका tan थीटा निकालोगे 10 20 डिवाइड बाई x है, और ये जो रूल है इस रूल को ही बोलता है आपका इसका रूल, किसका रूल,
यही जो रूल है, ये आप जो रूल देख रहे हो, यही रूल को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल का रूल है। ये सिमिलर ट्रायंगल का रूल से किया। अब क्या है, हमें एक समय चाहिए नहीं, चाहिए नहीं तो क्या करो कि दुनिया में जैसे a बाई बी इक्वल टू बी इक्वल टू मान लो c बाई डी है, इक्वल टू मान लो c बाई डी है, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस सी डिवाइड बाई b माइनस डी, ऐसे लिख सकते हो। बचपन में लिखे थे। अगर प्लस करना चाहते हो प्लस भी होगा, बट इन दिस केस हमें प्लस करने से नहीं होगा, हमारा यहाँ पे माइनस करना है। तब बोला आप x नहीं चाहते हो, यू डोंट नीड x, तो x को हटा दूंगा। कैसे हटा दूंगा ना, इससे इसको माइनस करूंगा तो आपका 20 माइनस 10 हो जाएगा ऊपर में, और इससे इसको माइनस करूंगा तो x तो गया, तो ये आपका 40 माइनस 10 होगा 30 हो जाएगा। आपका इससे उसको माइनस करूंगा तो गया ना। फिर दूसरा जुगाड़ लगाऊंगा, दूसरा जुगाड़ कि इसमें 10 माइनस आर करूंगा, 10 माइनस आर, ऊपर में इससे इसको माइनस करूंगा तो नीचे इससे इसको माइनस करो, x खत्म हो गया, बन गया 10, बन गया 10, और 10 बनेगा तो इसका 0, इसका 30 काट दो। काटने से क्या हुआ ना, ये आपका मिल गया, दैट इज इक्वल टू, तो नीचे 1 हो गया, कोई बात नहीं, ये 20 माइनस 10 बाई 3 मतलब 10 बाई 3, तो 6.7 हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस आर। तो इस आर को इधर लेके आओ, तो जो का आर होगा दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 6.63। ठीक है, नहीं 10.63 कहां से हो रहा है, 10 बाई 3 3.33 होता है, तो इसका 10 बाई 3 जो है 3.33 होता है, 10 बाई 3 है ना, तो 10 बाई 10 3.33 होता है, तो ये आपका 3.33 होगा। जैसे ही 3.33 किया तो बोला अच्छा ये आपका 6.6 से बना रहा है आर, और डायमीटर कितना होगा ना, दैट इज इक्वल टू 2r, 2r होगा मतलब कितना होगा ना 2 इंटू 6.67 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13.34। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा ना 13.334 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो प्रोब है वो प्रोब से किया था, हमें सीएमएम वाला से ही किया था, रेडियस मेजरमेंट किया था, बट हमने कैलकुलेशन किया। ये जो कैलकुलेशन हमने किया, ये कैलकुलेशन कंप्यूटर खुद करता है सीएमएम में, ठीक है, खुद करता है, बट एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सीएमएम को इस्तेमाल कर सकता है और कर चुका है, और ये क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। तो हमारा जो सीएमएम लेके सोच विचार था, ये कहानी खत्म हुआ। ऐसे जब जहां पे आता रहेगा, जो भी आता रहेगा, हम खुशी खुशी करते रहेंगे। बट ध्यान रखें, जिंदगी में खुश रहना बेहद जरूरी है। जितना भी बंदा भी दुखी दुखात्मा हो, आप मुझे बता दो, दुखी रह के क्या कर लोगे? आप धरती में बहुत प्रॉब्लम है, समस्या बहुत है, तो ये समस्या को लेके क्या करोगे? अगर आपने दुखी रहोगे, क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा क्या? इसलिए मंडल का जुगाड़ याद रखे कि हमेशा खुश रहे। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए हमेशा क्या करे? खुश रहे, और जितना आप खुश रहोगे उतना खुशी खुशी अपना काम कर पाओगे और उतना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी बंदा का गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो क्या उससे बंदा दुखी रहने से उसको दोबारा गर्लफ्रेंड मिल जाएगा? आप बताओ, दुखी रह के बंदा दुखी होके थोड़ा दाढ़ी बड़ा करके घूम रहा है, क्या उससे उसको दोबारा कुछ हो जाएगा? उससे नहीं होगा। अगर बंदा फिर खुश रहे, एकदम तोप बन के घूमता रहे, फिर दूसरा जुगाड़ का चांसेस है। इसलिए बात ध्यान रखें कि हर चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इसलिए क्या होता है कि आपको हमेशा खुश रहना बेहद जरूरी है, और जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, कोई छोड़ के भाग गया तब भी खुश रहे, क्योंकि वो भगवान नहीं चाहते थे कि तुम उसके साथ रहे। ठीक है, अगर कोई आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करे, तो उसका क्या है कि भगवान चाहता है उसके साथ रहे। मतलब इस टाइप का सोच विचार लाना पड़ेगा, तब जाकर आप खुश रह सकते हैं। और खुश रह सकता है तभी पढ़ाई कर सकता है। जब तक आप जिंदगी में खुश नहीं रहोगे तब तक पढ़ाई नहीं होगा। अभी ध्यान रखिए, खुश रहना बेहद जरूरी है, तभी पढ़ाई हो पाएगा। क्योंकि पढ़ाई एक ब्रेन का काम है। ब्रेन अगर आपका हमेशा सैडिस्ट मोड में चल रहा है, ठीक है, जिंदगी में सारा जिंदगी भर आप सैडिस्ट होके बैठे रहोगे, तो सैड मोड में, सैड मोमेंट में कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए आपका खुश होकर पढ़ाई करना है। और जो जो हम पढ़ाते जा रहा है, इससे ना धरती में कुछ आया ना आएगा। ठीक है, आपको गेट वाला पार्ट पढ़ने बोला तो गेट वाला पढ़ो, आईएएस वाला पढ़ रहे हो तो सारे पढ़ो, बट ये बात ध्यान रखें कि इससे ज्यादा धरती ना आया ना आएगा। ये 276 पेज का जो मटेरियल है वो हमेशा ध्यान रखे, और ये आपको पता चल गया, उसमें एवरीथिंग इज देयर, उससे कोई भी थिंग बाहर नहीं है। एवरीथिंग इन ए सिंगल जो है फाइल में आपको कंपाइल करके दे दिया गया। उसको ढंग से फॉलो करें, और जो जो बात मैं बताता जा रहा हूं उसको फॉलो करें, तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप निश्चिंत रहे।